चलो भैया शुरू करते हैं हम लोग। आज के चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं थियरी, फिर उसके बाद दिखाते हैं सॉलिड में ज्योमेट्रीज दिखाते हैं, कुछ और भी चीजें हैं इसमें। तो लिखना शुरू करिए आप लोग। थोड़ी सी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, देखो लिखिए जरा। सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड एज वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। लिखो, सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड एज वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर in which solids are characterized as one of the state of matter in which constituent particles are arranged. Solids are characterized as one of the state of matter in which constituent particles are arranged in three-dimensional manner. लिखो, three dimension. Solids are characterized as one of the state of matter in which constituent particles are arranged in a regular manner. ऐसे लिखना है, in three-dimensional space. Solids are characterized as one of the state of matter in which constituent particles are arranged in regular manner. Constituent particles are arranged in regular manner in three-dimensional space. समझ गए भैया? Constituent particles are arranged in regular manner in three-dimensional space. उसे बोलते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट। देखो, स्टेट ऑफ मैटर तीन होते हैं, एक होता है सॉलिड स्टेट, एक होता है लिक्विड स्टेट, एक होता है गैसियस स्टेट, जो हम लोग पढ़ते हैं। लिक्विड स्टेट आपको बताया जा चुका है, पहला ही चैप्टर था आपके 12th क्लास वाले बैच में। और सॉलिड स्टेट में आज हमने बता दिया कि भाई सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड एज वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर तो होते तीन है, लेकिन ये वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर है जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, है ना, मेकिंग इट अ रिजिड शेप्ड स्ट्रक्चर। इसलिए सॉलिड को हम लोग बोलते हैं रिजिड शेप स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि रेगुलर मैनर में रादर एक पर्टिकुलर फिक्स अरेंजमेंट होता है। फिर उसके बाद आता है सॉलिड स्टेट में ही, कोई पूछे सर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की क्या बात कर रहे हो, मतलब सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी क्या बात है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तुम्हारे आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे ये चौक है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट में आपको पता है भाई कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है, उसी से बना हुआ है पूरी की पूरी चौक। NaCl जो नमक खाते हैं हम लोग घर में, सॉल्ट, उसमें Na+ और Cl- होता है। जैसे डायमंड होता है, डायमंड में हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल है, उसमें कार्बन 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 पहले होते हैं थ्री डायमेंशनल मैनर में। I2 सॉलिड ले लो, आयोडीन का सॉलिड, तो I2 सॉलिड को मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि I2 मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी वजह से हम लोग बोलते हैं वो सॉलिड बना हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड स्टेट में एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। भाई जैसे I2 के क्रिस्टल आप लोग जानते होंगे, I2 आयोडीन, सॉलिड आयोडीन, उसमें I2 होता है, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बोलते हैं उसको। नमक हम लोग खाते हैं, सॉल्ट, वैसे ही बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, NaCl KCl, ये सारी की सारी चीजें आयनिक क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि इसमें Na+ और Cl- अदर आयंस बने होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे जितने भी मेटल्स होते हैं, कोई भी मेटल ले लो भाई, आयरन ले लो, कोई भी मेटल, आप जो भी मेटल जानते हो, तो आप लोगों को हल्का आइडिया होगा, SCC BCC FCC वाला 12th क्लास में हो इसलिए बोल रहे हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर टाइप की पैकिंग होती है, वो SCC हो सकती है, BCC हो सकती है, FCC हो सकती है, HCP हो सकती है, एंड सो ऑन। अभी पढ़ाएंगे सारी पैकिंग एक 1 to 1। तो इसका मतलब है कि जो हमने बोला है सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड एज वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ये मीनिंग होता है। फिर बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, मतलब इसको हम लोग क्लास, थोड़ी सी थियरी है बस, थोड़ी देर 5-10 मिनट देख लो। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड एक चीज होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड का क्लासिफिकेशन दो तरीके बोला जाता है। एक बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड, लिखते रहिएगा कॉपी में भैया, इसका नोट्स नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक लाइन ऐसे बना देंगे, थोड़ा सा डिफरेंसेस लिखवा देंगे। और दूसरा होता है एमॉर्फस, एमॉर्फस सॉलिड।
तो इनमें थोड़े से डिफरेंसेस भी देख लो, इनमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड है इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या मीनिंग होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखिएगा और फिर फर्स्ट पॉइंट अमॉर्फस सॉलिड में लिखवाएंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर। आप लोग को क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखना है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर, क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखना है constituent particles are arranged in regular manner, constituent particles are arranged in regular manner। amorphous solid में आ जाओ, arrangement of constituent particles is not regular। amorphous solid में आना है आपको, arrangement of constituent particles is not regular, constituent particles का arrangement is not regular। amorphous solid में arrangement of constituent particles is not regular। यहाँ पे क्रिस्टलाइन में क्या होता था अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो रेगुलर होता था, और यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज नॉट रेगुलर। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर क्रिस्टलाइन में, और एमॉर्फस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर। आप वही दूसरे तरीके भी कर सकते हो कि रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। लिख लिया था तुम लोग है दोस्त? यस सर। अच्छा, सेकंड वाला देखिए, दूसरा पॉइंट में लिखना है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन में लिखना है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसमें होता है। और एमॉर्फस में लिखना है दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट वाली चीज देखो, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अगला वाला देखिए, थर्ड वाला पॉइंट, इसके लिए बोलते हैं लिखो दे आर ट्रू सॉलिड। इनको बोलते हैं हम लोग कि ये ट्रू सॉलिड है, सच्चे सॉलिड, ट्रू सॉलिड्स इन्हें बोला जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोला जाता है ट्रू सॉलिड। एक्चुअली में वो ट्रू सॉलिड होते हैं, जो एक्चुअली जो डिफाइन किया जाता है वही है सॉलिड स्टेट वाला, मतलब ट्रू सॉलिड। दूसरे वाले क्या कहोगे भैया, क्या कहोगे उनको? स्यूडो सॉलिड, बहुत बढ़िया। वो सच्चे सॉलिड, वो झूठे सॉलिड नहीं है, वो सॉलिड है लेकिन उनको सूडो सॉलिड बोला जाता है। इनको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सूडो सॉलिड। ये सूडो सॉलिड्स, या इन्हीं का एक नाम और होता है, क्या होता है दोस्त इन्हीं को? और सुपर कूल्ड लिक्विड भी इन्हीं को बोलते हैं, सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड। समझ में आ रहा है भैया? लिख लीजिए इस केस में। हाँ दोस्त, बताते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड इन्हें बोलते हैं हम लोग, मतलब दे आर रिगार्डेड एज मतलब सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, और दे आर एक्चुअली ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में ऐसे पॉइंट्स हो सकता है कभी एग्जाम में आप राइट कर रहे हो, ऑप्शन मल्टी करेक्ट मिल जाए और आपको पूछ ले क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, तो पता तो होना ही चाहिए। ये ट्रू सॉलिड्स हैं और ये सूडो सॉलिड्स हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है? सुपर कूल्ड लिक्विड, अगर कोई पूछे सर अलग से हमको सुपर कूल्ड लिक्विड के बारे में बताओ, तो जानते हो सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है? सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब हमें रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही दिखेगा। सुपर कूल्ड लिक्विड जैसे ग्लास होता है, ग्लास लेड वाला, ग्लास की बात कर रहे हैं, पीबी। तो लेड एक्चुअली में हमें सॉलिड, अरे शीशा मिरर होता है घर में आपके, लेड अगर आप देखोगे तो बोलोगे तो लेड है, हैवी होता है, एटॉमिक मास 206 होता है उसका, तो बोलोगे यार ये तो लेड है, ये तो हमें सॉलिड दिख रहा है, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं किसी सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट में फ्लो करने की एबिलिटी अगर होती है तो उसे हम बोलते हैं वो सुपर कूल्ड लिक्विड है। तो ग्लास जो होता है भले ही वो सॉलिड है लेकिन फ्लो करने की एबिलिटी होती है। क्या मतलब है इसका? जैसे एक ग्लास का पीस ले लो, इतना मोटा सा ग्लास ले लो, इतना मोटा, आप उसको वर्टिकल खड़ा करके रख दो,
10, 15, 20 साल के लिए आप आके उसको ऐसे खड़ा करके रख दो, तो 15, 20, 25, 30 ईयर्स के बाद जब आप वापस लौट के उसको देखोगे तो आपको लगेगा ऊपर की तरफ वो थिन हो गया है, नीचे की तरफ थिक हो गया है। इतना ज्यादा भी नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। तो हम लोग ये बोलते हैं इसका मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ग्लास फ्लो कर रहा है, तभी तो ऊपर थिन हो गया और नीचे थिक हो गया। ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा। तो आपको नापना पड़ेगा उससे भाई, जो भी वर्नियर स्केल और ये सारी स्केल्स होती हैं, स्क्रू गेज, ये सबसे तो पता लगेगा। अच्छा, इसका मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में लेड का ऊपर का मास नीचे फ्लो कर गया है। यही होता था पुराने विंडोज जो होते थे, मतलब बहुत पुराने घरों के विंडोज में ऊपर थिन हो जाता था, नीचे थिक हो जाता था। अंग्रेजों के टाइम बनाए हुए अगर लेड के ग्लास होते तो उस टाइम वाले। तो ये अपने आप में एक प्रूफ है कि इसका मतलब है उसके फ्लो करने की एबिलिटी होती है। तो किसी भी मेटल के अगर फ्लो करने की एबिलिटी सॉलिड स्टेट में होती है, किसी सब्सटेंस के फ्लो करने की एबिलिटी सॉलिड स्टेट में होती है, मतलब एबिलिटी टू फ्लो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के नीचे भाई मेल्ट कर दोगे तब तो फ्लो करेगा। किसी का मेल्टिंग पॉइंट सपोज करो माइनस, मतलब ठीक है मान लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, +20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे भाई वो चीज फ्लो करेगी, लिक्विड बन जाएगी। लेकिन 20 के नीचे तो सॉलिड रहेगी। भाई मेल्टिंग पॉइंट के नीचे भी अगर फ्लो कर रहा है तो उसे बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। समझ में आ गया बे? यस सर। यस सर। फोर्थ, इन्हें बोलते हैं दे आर, ये इनके लिए बोला जाता है दे आर एन आइसोट्रोपिक। कुछ लोग एनिसोट्रोपिक भी बोलते हैं। एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक नाम इसको बोल, एन आइसोट्रोपिक। और यहाँ पे बोला जाता है फोर्थ वाले पॉइंट में दे आर आइसोट्रोपिक। जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं दे आर आइसोट्रोपिक। इसका मतलब बताते हैं आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है दोस्त? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सुनी होगी, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक फील्ड होती है ऐसे करके, शायद आपने फिजिक्स में सुना हो, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। एन आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है प्रॉपर्टीज, मतलब एन आइसोट्रोपिक सॉलिड्स का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट ऑन मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे आप लोग थोड़ा सा विजुलाइज भी कर सकते हो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे देखोगे तो हो सकता है कटायन 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 ऐसे दिखे, और हो सकता है क्योंकि रेगुलर मैनर में है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखोगे तो हो सकता है अनायन 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 ऐसे। तुम लोग बात में इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि अभी बाकी लोगों को पता ही नहीं हो सकता, लेकिन तुम लोग तो जानते हो ना क्रिस्टलाइन सॉलिड, हल्के फुल्के। तो एक ही तरफ हो सकता है सिर्फ कटायन दिखे, एक तरफ अनायन दिखे, तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज में डिफर ऑन मूविंग या ऑन लुकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर हम लोग देखेंगे तो प्रॉपर्टीज डिफर कर सकती है, तो उसे हम बोल रहे हैं एनाइसोट्रोपिक। मतलब एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। समझ में आ रहा है भैया? क्लियर है दोस्त? आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? हाँ, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है दोस्त? मतलब किसी सॉलिड के बीच में आप एक माइक्रो लेवल पे जाके खड़े हो जाओ, हर तरफ देखोगे, तो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है अलग प्रॉपर्टी दिखेगी, हार्डनेस दिखेगी, कुछ भी हो सकता है। और अगर आपका ये एमॉर्फस सॉलिड हुआ तो आप किसी माइक्रो लेवल पे जाके अगर सॉलिड स्टेट में खुद भी आप एब्जॉर्ब हो जा रहे हो तो देखोगे हर तरफ आपको प्रॉपर्टी सेम दिखेगी। ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए दोस्त, समझ में आ रहा है भैया? फिजिकल प्रॉपर्टीज। यस सर। इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल्स आप देख सकते हो भाई। एग्जांपल NaCl हो गया, KCl हो गया, RbCl हो गया, रुबिडियम क्लोराइड हो गया, डायमंड हो गया, CsCl हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया। डायमंड भी ले सकते हो, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है डायमंड। मेटल्स हो गए एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। मतलब एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे। सोडियम ऑक्साइड हो गया, Na2O, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर एंड सो ऑन, ऐसे करके कैल्शियम फ्लोराइड, ये सब ऐसे बहुत सारे होते हैं। कितना लिखोगे वो सब? क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत ज्यादा है।
डायमंड, भाई डायमंड कोई बोले सर कोवेलेंट क्रिस्टल है, क्या हुआ भाई, है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवेलेंट क्रिस्टल है तो क्या हुआ, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल भी हो सकते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। इसमें क्या आता है, मेनली इसमें लिखा जाता है ग्लास, जो कि सुपर कूल लिक्विड हम अभी बता चुके हैं, रबर हो गया, ग्लास, रबर एटसेट्रा कम होते हैं, एक एक करके हमें देखने पड़ेंगे। इनके एग्जांपल्स होते हैं ग्लास, रबर एटसेट्रा, ये सारी। तो सबसे पहले तो आपको सॉलिड स्टेट पता होना चाहिए। सॉलिड स्टेट जब पता होता है उसके बाद आपको उसकी क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। क्या पता एग्जाम में कोई पॉइंट्स ऐसे लिखे हो कि भैया क्या है, तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज नॉट रेगुलर इन अमॉर्फस सॉलिड, they have sharp melting point, they do not have sharp melting point, or they are true solids, they are regarded as true solids, or they are not true solids, they are pseudo solids or super cooled liquids like lead वेड जो भी होते हैं, फ्लो करने की एबिलिटी बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट से बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। दे आर एनाइसोट्रोपिक, इसका मतलब एनाइसोट्रोपिक का क्या मतलब है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट ऑन मूविंग फ्रॉम ऑन मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ तो। आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल या सेम, जैसे आप लोग आइसोट्रोपिक इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो ऐसे करके होता है, ठीक है। जैसे कोई बल्ब ग्लो करता है तो उसके चारों तरफ जो रेडिएट, मान लो सर्कुलर बल्ब है, वो स्फेरिकल बल्ब, तो ग्लो करेगा तो उसके तरफ जो वो होगा ना, उसके रोशनी जिसको लाइट बोलते हैं, वो आइसोट्रोपिक कही जाती है, वो मतलब होता है। समझ में आ गया भैया? आगे चीज बताओ दोस्त। यस सर। यस सर। चलिए लिखिए, बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स भी होते हैं, उनको हम आपको बता देते हैं कि बेसिक क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं। आप लोगों ने सुना है बेसिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। देयर आर 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स, और उनके आपको डायमेंशंस पता होनी चाहिए, इंटरएक्सियल एंगल्स पता होने चाहिए। देखिए बेसिक क्रिस्टल सिस्टम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखो जैसे बता रहे हैं, तो लिख लीजिए बेसिक क्रिस्टल सिस्टम जो डिफाइन किए गए हैं। देयर आर 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, तो लिखना आप लोग, देयर आर 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, ये 7 होते हैं। मतलब बहुत पहले एक क्रिस्टल का सिस्टम बताया गया, मतलब कोई बोले क्या है ये, क्या कहना क्या चाहते हो, जितने भी इस दुनिया में क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स है ना, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन, तो उनको देखा जाता है कि 7 प्रकार के या 7 टाइप के जो होते हैं ना भैया क्रिस्टल्स, या 7 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हीं को रिपीट करते हैं वो लोग। जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट, वो इन्हीं टाइप से, मतलब उन्हीं को बताया जाता है बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। देखिए जैसे पहला बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होता है क्यूब। क्यूब में हम अभी इसकी डायमेंशंस लिखेंगे, डायमेंशंस के बारे में अभी आपको बताएंगे, है ना भैया। और एक और चीज बताएंगे आपको, इंटरएक्सियल एंगल्स, इंटरएक्सियल एंगल्स, इनके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। और एक कॉलम अभी यहाँ पे और बना देते हैं, जिसको खाली छोड़ देना, लिखना नहीं, बताएंगे कुछ देर बाद। अरे एक कॉलम वहां पे बना के उसको खाली छोड़ देना। पहला होता है क्यूब, दूसरा वाला बता रहे हैं आपको। अरे दिख रहा है भैया सबको? यस सर। यस सर। हाँ, डायमेंशंस का मतलब ये होता है भैया कि उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट। लेंथ को ए से लिख देते हैं, विड्थ को बी से, हाइट को सी से, ABC। इंटरएक्सियल का मतलब क्या होता है कि भाई जो लेंथ है, विड्थ है, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एंगल क्या होते हैं। और लास्ट में एक चीज बता देते हैं यहाँ पे कि इसमें ब्रवाइस लैटिसेस, आपके लिए ये वर्ड हो सकता है, अगर आपने कभी सॉलिड स्टेट ना पढ़ा होता तो ये लास्ट वाले कॉलम आपको थोड़ा सा अजीब लगता, लेकिन तुम लोग देख चुके हो इसलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। नहीं जानते हो, अगर किसी ने लास्ट ईयर 12th में नहीं पढ़ा था ब्रवाइस लैटिसेस, तो अभी हम बता देते हैं क्या होता है। अब फिलहाल तो लिख लो इसे, ब्रवाइस वाला, BRAVAISS, है ना। क्यों के बाद आपको हम दूसरा बताएंगे, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, फिर हम बताएंगे आपको ऑर्थोरॉम्बिक, ऐसे ऑर्थोरॉम्बिक,
याद रखना। अच्छा तुम लोग इसको लाइटली नहीं लेना दोस्त, जेई मेन में भी चाहिए, एडवांस में 2 बार आया हुआ है, 2 बार हमको याद है। और तुम लोगों ने भी जेई मेन में भी देखा होगा, इसमें पूछे जाते हैं कि जो क्रिस्टल्स हैं इनके भाई इंटरएक्सियल एंगल्स के क्या रिलेशन होता है, जो साइड है इनकी इनमें क्या रिलेशन कुछ होता है, डायमेंशंस जो होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रोम्बोहेड्रल, या इसी को बोलते हैं ट्राइगोनल, मतलब आप चाहो तो इसको रोम्बोहेड्रल भी बोल सकते हो नेक्स्ट वाले को। मतलब आपको पता होना चाहिए कि पहले तो ये बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है क्या, नहीं जानते तो याद कर लो, जेईई मेन में पूछा जा रहा है। इसी रोम्बोहेड्रल को एक नाम और बोला जाता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। फिर उसके बाद देखिए ट्राइगोनल के बाद फिर उसके बाद आता है दोस्त हेक्सागोनल, हेक्सागन या हेक्सागोनल। और फिर उसके बाद आता है ये 2 और बचे हैं अभी, एक होता है मोनोक्लिनिक, एक होता है ट्राइक्लिनिक। ये इतने नाम होते हैं भैया, जानते हो कि नहीं जानते हो? तुम लोग ये बेसिक क्रिस्टल सिस्टम नहीं जानते? अच्छा, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ये 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है, याद होने चाहिए। इनके डायमेंशंस भी याद होनी चाहिए और इनके तुम्हें वो भी याद होने चाहिए, इंटरएक्सियल एंगल्स, है ना दोस्त। चलो हम बताते हैं 1 बाय 1। क्यूब की डायमेंशंस क्या होती हैं, पहले एंगल्स के बारे में हम बता रहे हैं। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये होता है, और इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होता है, नहीं होता है। यस सर, यस सर। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, अब ये क्यूब है, सपोज करो ये क्यूब आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाला। तो इस क्यूब में अगर आप देखोगे तो भाई कोई भी एंगल आपको, आप अपने रूम में बैठे हो तो रूम में किसी भी रूम को आप देखो तो उसमें सारे एंगल्स, अगर आप लेंथ विड्थ हाइट देखोगे, सपोज करो आपने इसको, ये वाली ये लेंथ है ऐसे, और ये हमारी तरफ इससे विड्थ है ऐसे इधर की तरफ, और ये हो जाएगी हाइट, तो इन सब के बीच में एंगल 90 90 90 है। बहुत सिंपल चीज होती है, बाकी इसको अभी हम बाद के लिए बताएंगे। मतलब इतने इसको बताने में इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि क्यूब में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। और ये भी जानते हो कि यहाँ पे क्यूब में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी भी होता है, लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हाइट। टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक जो होते हैं इनमें भी अगर आप देखोगे, इसलिए हमने तीनों अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, इन सब वालों को हमने एक साथ लगा दिया, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, इन सब में 90 90 90 है, इसलिए इन सबको हमने एक साथ लगा दिया। बस साइड्स में क्या हो, ये 3 समझ गया भैया, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा वाले है दोस्त। यस सर, यस सर। तो अल्फा इक्वल टू, बाकी और किसी का, इन 7 में से 3 का ही अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, बाकी नहीं। मतलब हम इस हिसाब से बताएंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 3 आप कर लो। इसमें a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, आगे वाले में काम करो ऐसे, a इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी, मतलब एक आ गया नॉट, फिर अगले वाले में a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको बनता हुआ नजर आ रहा है कि एंगल सब सेम है, एक में तीनों साइड भी सेम है, एक में 2 साइड सेम है, एक में कोई भी सेम नहीं है। भाई पहले वाले में तीनों इक्वालिटी, फिर एक नॉट इक्वल, फिर उसके बाद क्या याद हो, दोनों नॉट इक्वल। याद हो जाएगा भैया ये वाला अगर ऐसा कभी पूछा जाए डायमेंशन। यस सर। तो क्यूब टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक फिट हो गया, एकदम फिट हो गया कि भाई बोलोगे कि हमारे पास ये अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा वाले हैं, और ये साइड्स में एक में इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, और एक में a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, और दूसरे वाले में क्या है भैया, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है। तो ये तीनों तो हो जाएंगे। रोम्बोहेड्रल पे आते हैं, रोम्बोहेड्रल पे, रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, फिर यहाँ पे तो आता है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, है ना दोस्त, ये हो जाता है। हमें उससे नहीं, हम एंगल से बता रहे हैं आपको। लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा और नॉट इक्वल टू गामा होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, लेकिन वो नॉट इक्वल टू 90 होता है दोस्त। बताओ दोस्त। यस सर, Yes, sir. भैया अब फिर आते हैं हेक्सागन पे।
हेक्सागन पे आते हैं तो आपको पता है दो साइड्स इक्वल होती हैं, ए इक्वल टू बी और वो नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि एक लेंथ होता है, एक विड्थ होती है, एक होती है हाइट। हेक्सागन की हाइट बड़ी होती है। यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 एंगल होता है, लेकिन गामा 120 होता है। अरे एक एंगल 120 होता है। हेक्सागन विजुअलाइज कर पा रहे हो भैया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ट्राई क्लिनिक में क्या होता है, कुछ भी इक्वल नहीं होता। पहले ट्राई क्लिनिक लिख देते हैं। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, कुछ नहीं इक्वल है, ना ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, और ना ही अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, और ना ही ये 90 के बराबर है। ये मतलब ट्राई क्लिनिक में सब डिफरेंट है, सब कुछ। यहाँ पे क्या आता है साइड्स में, तो यहाँ भी साइड्स में तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, लेकिन एंगल्स में थोड़ा सा हो जाता है। अल्फा इक्वल टू बीटा रहता है और गामा इक्वल टू नॉट 90, ऐसे बोलते हैं। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 और गामा इक्वल टू नॉट 90। समझ में आ रहा है बच्चा? ये याद Yes, कर लोगे sir. इसको? Yes, sir. इनको याद कर लेना भैया। अब एक बार आइटम क्या पूछा गया है, ऑर्थोरॉम्बिक पूछा जा चुका है। टेट्रागोनल भी लकीली, अब खैर वो तो जब पूछे हैं तो क्यूब, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक हमने देखा है, हेक्सागोनल भी पूछा गया। इतने तो पूछे गए हैं, क्यूब, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक और हेक्सागोनल। इतना हमने क्वेश्चन देखा। तुम लोगों ने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखे होंगे। पहले इतना कॉपी कर लो और याद करो। कैसे याद करोगे? ऐसे देखो जरा, दो रोट है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, पहले देखो इन तीन में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 है, बाकी किसी में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 नहीं है। पहले इतना करो फिर हम बताएं। जल्दी कॉपी कर लो फिर आगे बताते हैं। कॉपी कर लो भैया, इसको छूटना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है भैया? Yes, sir. अरे अल्फा भाई एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से देखोगे पुराने क्वेश्चन तो पूछा गया है बेसिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। तो हमने उसको तीन तो वैसे ही याद, हेक्सागन तो याद करने की जरूरत ही नहीं होती भाई, तुम्हें पता है हेक्सागन कैसे होता है। वो तो ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और ये आ जाता है भाई। क्यूब भी जानते हो, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 वाले हमने तीन बना दिए। ट्रिक हो गई। बाकी इसमें साइड्स में क्या है, पहले इक्वल है, फिर एक अनइक्वल है, फिर दोनों अनइक्वल है। तो ये तो पहले वाले तीन तो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। आखिरी में आओगे तो लास्ट के दोनों में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, और ये अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 इसमें है, और ये गामा इक्वल टू नॉट 90। याद तो करना ही पड़ेगा दोस्त। एग्जाम में अगर आप देखोगे, मतलब लोग बोलते हैं ना कि हमें भाई केमिस्ट्री लिंक नहीं हो पा रही है ये वो, तो भैया जो लिंक करने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं उसको एज इट इज याद कर लो। लिंक करने वाला मतलब ये कोई चीज थोड़ी है। कोई बोले नहीं हमारी केमिस्ट्री बहुत वीक है, बहुत वीक नहीं है, एक्चुअली तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये सब पढ़ लो तो ये किसी और चैप्टर से लिंक थोड़ी है, तो याद ही करना है। कर लिया भैया, हटाएं इसको। Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो, तो ये हो गया। अब आते हैं हम आपको कुछ और चीजें बताने। देखिए, चलिए लिखिए जरा, लिखिए आप लोग। अच्छा एक मिनट, ये ब्रेवाइस लैटिसस वाला एक कॉलम रह गया है। जब बना ही लियो तो हम इसमें नंबर लिख देते हैं। नंबर लिख दे रहे हैं, वो तुम लोग समझ रहे होगे। मतलब जो लोग नहीं जानते हो सॉलिड स्टेट में भी बहुत कुछ, उनको अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। क्यूब के कितने ब्रेवाइस लैटिसस होते हैं? तीन होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अरे हो सकता है आप लोग जो नहीं जानते हो परेशान ना हो, वैसे जानना चाहिए तुम लोग को, 12th कर चुके हो। SCC होता है, BCC होता है, FCC होता है, तीन होते हैं। टेट्रागोनल के होते हैं दो। ऑर्थोरॉम्बिक एक ऐसा बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवाइस लैटिसेस होते हैं, और वो होता है 4। उसमें सिंपल यूनिट सेल होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, सिर्फ ऑर्थोरॉम्बिक में। बाकी सब में 4 से कम होते हैं। रोम्बोहेड्रल में 1, हेक्सागोनल में 1, मोनोक्लिनिक में 2 और ट्राई क्लिनिक में 1। वैसे इन सबको जोड़ोगे तो 14 आएगा। आपने सुना है 14 ब्रेवाइस लैटिसेस, शायद सुने हो। टोटल 14 Yes, sir. होते हैं।
तो वो एक्चुअली 14 ब्रावाइस लैटिसेस इन्हीं 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम में देखे जाते हैं। क्यूब में 3 होते हैं, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 1, 1, 2, 1। क्या पता आगे से एग्जाम में यही पूछ ले कि भैया 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम जानते हो, 14 ब्रावाइस लैटिसेस होती हैं, तो 7 टूजा ना कर देना 14, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2 ऐसे करके होती हैं, तब ओवरऑल 14 आता है। समझ में आ रहा है बे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलिए लिखिए क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी लिखिए, क्रिस्टलोग्राफी लिखिए क्या होती है? सर क्या भैया? रिवाइज लेटर्स में दोबारा बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया। ओ, हम ये कह रहे हैं आपको, भाई तुम लोग को पता है, जिनको नहीं पता कैसे कुछ लोग हो सकता है ठीक से ना पढ़े हो लास्ट 12th में। ब्रावाइस लैटिसेस टोटल 14 होती हैं, अभी पढ़ाया थोड़ी हमने, हम तो सिर्फ नंबर बता रहे हैं, थियरी थोड़ी पढ़ाई है उसकी। 14 होते हैं, और बेसिक क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं वो होते हैं 7। तो इसका मतलब इन्हीं 7 में कुछ ब्रावाइस लैटिसेस निकलती होगी। अब ऐसा थोड़ी है कि 7 टूजा 14 हो जाता होगा, सब में 2-2 नहीं निकलती, किसी में 3 होती है, किसी में 4 होती है। जैसे क्यूब में 3 होती है, जिसको तुम जानते हो सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब और फेस सेंटर्ड क्यूब। ऑर्थोरॉम्बिक एक ऐसा होता है जिसमें मैक्सिमम 4 नंबर ऑफ ब्रावाइस लैटिसेस होती है, जिनको सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। सिंपल ऑर्थोरॉम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरॉम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरॉम्बिक और एंड सेंटर्ड ऑर्थोरॉम्बिक। बाकी सब में एक एक होती है, किसी में 2 भी हो सकती है, जैसे कि मोनोक्लिनिक। ठीक है भैया, समझ में आ गया? यस सर। अब लिखिए जरा क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी लिखिए, स्टडी ऑफ। क्रिस्टलोग्राफी होती क्या, जैसे जियोग्राफी जानते हो तुम लोग, जियोग्राफी मतलब जो ज्योग्राफी की एनालिसिस करने की बात होती है ना, तो वैसे होता है क्रिस्टल्स की एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो उसे बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। तो लिखो क्रिस्टलोग्राफी में स्टडी ऑफ crystals of solid is known as crystallography। स्टडी या एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल, स्टडी कर लो, तो स्टडी और एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ अ सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टलोग्राफी। समझ में आ रहा है भैया? यस Yes, सर। sir. स्टडी या एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ अ सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टलोग्राफी। अब चलो लिखो, लिखिए इसे मत थोड़ा सा, यूनिट सेल, UNIT, यूनिट सेल। यूनिट सेल आपको कई चीजें बताएंगे, क्योंकि 5 मिनट और डेफिनेशन देख लो। क्या क्या डेफिनेशन बताएंगे, एक एक करके बता रहे हैं दोस्त। पहला बता रहे हैं यूनिट सेल, इसकी डेफिनेशन बताएंगे। फिर आपको बताएंगे स्पेस लैटिस, कहीं कहीं वर्ड यूज किया जाता है ना। और एक बता देंगे आपको ब्रावाइस लैटिस। लैटिस पॉइंट भी होता है, लैटिस पॉइंट का कोई ऐसा कुछ नहीं, वो वही चीज होती है ब्रावाइस लैटिस। सबसे पहले यूनिट सेल बताते हैं। जैसे पहले फील तो करो यूनिट सेल क्या होता है। जैसे हमने सपोज करो बोला ये एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, तो ये एक सॉलिड है, ऊपर से कितना बड़ा दिख रहा है, चौक दिख रहा है। कोई बोले इसके अंदर घुस के देखेंगे हम कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, पानी वाटर पीते हैं, कोई बोले उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो वाटर के अंदर, अब 1 लीटर पानी पी रहे हो, 1 लीटर का सॉलिड थोड़ी शेप थोड़ी बताओगे, उसके अंदर माइक्रो लेवल पे घुस के जाके देखोगे तो एकदम माइक्रो जाओगे, बोलोगे अच्छा एक ऑक्सीजन है, उससे 2 H लगे हैं, तो बोलोगे जो वाटर हम लोग कंज्यूम करते हैं उसकी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो है वो H2O का मॉलिक्यूल है। तो H2O मॉलिक्यूल रिपीट्स ओवर एंड ओवर अगेन, बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल आपस में रिपीट करके क्लब कर जाते हैं, जानते हो वाया फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हम लोग बोलते हैं वाटर बन गया। वैसे किसी सॉलिड के पास जब जाओगे तो इसको ऐसे देख के थोड़ी बोलोगे ये सर्कुलर है, सिलिंड्रिकल है, माइक्रो लेवल पे घुस के जाके देखोगे तो देखते हैं माइक्रो लेवल पे कि ऐसी कौन सी रिपीटिंग स्ट्रक्चर है, कोई पैटर्न होगा, वो पैटर्न रिपीट हो के ये सॉलिड बन गया।
हम पैटर्न ही क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि ये सॉलिड है, तो हमारे माइंड में आता है अच्छा ये सॉलिड है तो कोई सॉलिड सा पैटर्न होगा जो रिपीट हो रहा होगा। तो उसी पैटर्न को जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है which when repeats over and over again forms crystal of ionic compound, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। कुछ समझ में आ रहा है? लिखना नहीं, अभी समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। तो लिखिए स्मॉल यूनिट सेल के बारे में लिखना है। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट लिखो, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट पूरा लिखना भैया। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस लैटिस, smallest repeating unit in space lattice which when repeats over and over again, smallest repeating unit in space lattice which when repeats over and over again, the smallest repeating unit in space lattice which when repeats over and over again results into the formation of crystal of given substance, results into the formation of crystals of given substance, results into the formation of crystals of given substance is known as unit cell. समझ में आ रहा है बे? The smallest repeating unit of space lattice which when repeats over and over again, है ना, उसे ही हम बोल रहे हैं कि भाई in order to form crystals of given substance से बोलते हैं यूनिट सेल। समझ में आ गया भैया? यस सर। यस सर। अच्छा, तो इसी में एक वर्ड आ रहा है स्पेस लैटिस। कोई बोले सर ये एक वर्ड आ रहा है, देखो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस व्हिच व्हेन रिपीट्स ओवर एंड ओवर अगेन। लिखिए स्पेस लैटिस के बारे में लिखो, स्पेस लैटिस लिखिए, स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस में लिखिए the three-dimensional representation of constituent particles, the three-dimensional representation of constituent particles, the three-dimensional representation of constituent particles, the three-dimensional representation of constituent particles in different sites, site S-I-T-E, in different sites, three-dimensional representation of constituent particles in different sites in 3D, in different sites in 3D, in different sites in 3 dimension is known as space lattice, is known as space lattice। समझ में आ रहा है भैया? यस सर। उसे बोलते हैं स्पेस लैटिस। और एक लास्ट में आता है ब्रावाइस लैटिस। ब्रावाइस एक क्रिस्टलोग्राफर का नाम है, जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं वैसे ही वो भी एक क्रिस्टल के स्टडी करने वाले साइंटिस्ट होते हैं, उनको क्रिस्टलोग्राफर बोला जाता है। फोटोग्राफर जैसे होते हैं वैसे क्रिस्टलोग्राफर। सुनिए, ब्रावाइस ने ये बोला, भाई बड़े ये मैथमेटिशियन भी थे, इन्होंने क्या बोला, पहली बात तो स्टडी की गई। सुनो, ब्रावाइस ने स्टडी किया, हमारी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ब्रावाइस ने स्टडी किया, दुनिया भर के क्रिस्टल पकड़ लिए उन्होंने, डायमंड ले लिया और आपको NaCl, KCl, RbCl, जिंक सल्फाइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड, जितने भी क्रिस्टल आप लोगों ने सुने हैं, सारे क्रिस्टल की स्टडी की। सारे क्रिस्टल की स्टडी करने के बाद इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ये पाया कि जितने भी क्रिस्टल बने हैं उनकी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो होती है वो पूरे अर्थ पे, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 14 टाइप की यूनिट होती हैं। इन्होंने ऑब्जर्व किया, कोई इनकी इक्वेशन थोड़ी थी उससे आंसर आया 14 ब्रावाइस लैटिसेस। तुमने सुना होगा कि 14 ब्रावाइस लैटिसेस होती हैं, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं थी जो बता रही हो 14 ब्रावाइस लैटिसेस है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया, सारे क्रिस्टल की स्टडी की और देखा कि भाई जितने भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं उन सारे के सारे क्रिस्टलाइन कंपाउंड में जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है, जैसे हर एक आयनिक कंपाउंड की स्टडी करने के बाद स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑब्जर्व किया, तो हजारों कंपाउंड स्टडी किए
और सबके जब स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को देखने लगे तो बोले भाई सिर्फ ये 14 टाइप की है, 14 डिफरेंट टाइप की, उन्हीं को रिपीट कर करके वो सब बने हैं। अब उनका रिपीटिशन किस तरीके हुआ है, उस तरीके के मतलब उसके बेसिस पे, और उसमें एटम्स कौन से हैं उसके बेसिस पे उनका स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन देयर आर ओनली 14 डिफरेंट वेज इन विच सिमिलर पॉइंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 3-dimensional स्पेस in order to form a crystal of given compound। ये ब्रवाइस ने बोला फ्रॉम ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशंस, ज्योमेट्री से उन्होंने करके ये बोला। कुछ समझ में आ रहा है भैया? Yes, sir. यस सर। जैसे हम लोग जैसे जो कैनवस पेंटिंग करते हैं, जरा उनसे पूछो, वो लोग, हमने ऐसे एक से बात किया था, नॉर्मली कैनवस पेंटिंग का बेसिक रूल होता है कि वो सिर्फ जानते हैं मेनली 4 कलर होते हैं, उसके अलावा वो कोई कलर जानते नहीं है। हम लोग जानते हैं भाई ये भी कलर, वो भी कलर, नेवी ब्लू, फलाना ब्लू, ये ब्लू, रॉयल ब्लू, जो भी है आप लोग कलर जानते हो, शेड्स वाला ढेर सारे। तो इसका मतलब है उसी से बहुत सारी चीजें बनती है। वो लोग 3-4 कलर ही जानते हैं, उन्हीं में मिक्स करके कॉम्बिनेशन कर करके अपना बनाते रहते हैं पेंटिंग वाले। तो वैसे ही जब एनालिसिस हुई क्रिस्टल्स की, तो क्रिस्टल के बाद ब्रवाइस ने ये बोला अपने ज्योमेट्री से और अपने एक्सपीरियंस से कि जितने भी क्रिस्टल की स्टडी की गई है कि भाई सिमिलर पॉइंट्स अगर स्पेस में अरेंज करने हैं और उनको रिपीट करके आपको कोई क्रिस्टल बनाना है किसी गिवन सब्सटेंस का, तो सिर्फ 14 तरीके होते हैं और कोई तरीका नहीं होता। अगर किसी ने 15th वे बनाने की कोशिश की तो या तो गलत बनेगा या तो इन्हीं 14 में रिपीट करेगा। जितने भी आयनिक क्रिस्टल्स थे, जितने भी रादर क्रिस्टलाइन कंपाउंड थे, सबका एकदम बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट या बेसिक एक स्केलेटन जो रिपीट कर करके हम लोग बोलते हैं कि भाई कुछ बना। जैसा ये क्यूब है, ये क्यूब, इस क्यूब को अगर हम 8 क्यूब को एक साथ मिला दें तो 8 क्यूब को मिला देंगे तो एक बड़ा सा क्यूब बन जाएगा। फील कर पा रहे हो? 8 क्यूब को मिला देंगे तो जैसे 8 Yes, ब्रिक्स sir. ले लो, 8 ईंटें ले लो, तो कोई बोले सर ये बड़े से क्यूब का छोटा सा मिनिमम पोर्शन कौन सा है, तो बोलोगे ये छोटा वाला है। तो ऐसे ही बोलते हैं कि जो रिपीटिंग यूनिट होती है किसी भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड की, उसकी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, हम स्मॉलेस्ट एटम नहीं बोल रहे हैं, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जिसको स्पेस में आप अरेंज करते चले जाओ तो एक क्रिस्टल बन जाए गिवन सब्सटेंस का, वो सिर्फ 14 होती है। तो आप लिखवाएं भैया, कुछ समझ में आया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. लिखिए लिखिए ब्रवाइस, वैसे इनका नाम फिर से लिखो, ब्रवाइस लैटिस। ब्रवाइस फ्रॉम ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशंस, ऐसे लिखना कि ब्रवाइस फ्रॉम ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशंस showed that, SHOWED, showed, ब्रवाइस, ब्रवाइस ने, ब्रवाइस from geometrical considerations showed that there can be only 14 different ways, ब्रवाइस from geometrical considerations, ब्रवाइस from geometrical considerations showed that there can be only 14 different ways, Bravais from geometrical considerations showed that there can be only 14 different ways in which there can be only 14 different ways in which similar points can be arranged in 3-dimensional space. Bravais from geometrical considerations showed that there can be only 14 different ways in which similar points can be arranged in 3-dimensional space. There can be only 14 different ways in which similar points can be arranged in 3-dimensional space in order to prepare crystal of a particular substance. In order to prepare crystal of a substance. समझ में आ रहा भैया? In order to prepare crystal of a substance. अबे लिख लिए हो तुम लोग, छूटा तो नहीं है? कॉपी हो गया? लिख लिया सर। यस सर। अच्छा, तो सिर्फ 14 तरीके होते हैं। फिर बाद में इन्होंने, ब्रवाइस नहीं देखा था, बाद में इन्होंने देखा भाई ये 14 तरीके तो इन्होंने अपने बना लिए, 14 तरीके बना भी लिए, लेकिन इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से
हर एक आयनिक कंपाउंड की राधा हर एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड की स्टडी करने के बाद इन्होंने 14 बनाए। और जब इन्होंने देखा ना कि उनके 14 जो ब्रावाइस लैटिस, अपना नाम भी दे दिया कि ये मेरी ब्रावाइस लैटिसस है, इनको आज से बोलेंगे 14 ब्रावाइस लैटिसस। लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि जो 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम देखे थे, ये सारे के सारे ब्रावाइस लैटिसस उन्हीं 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम से आई थी। जैसा क्यूब जब होता है बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, तो क्यूब के हिसाब से उसमें 3 ब्रावाइस लैटिसस बनती हैं। टेट्रागोनल के हिसाब से उसमें 2 ब्रावाइस लैटिसस बनती हैं। ऑर्थोरॉम्बिक अगर आपने बेसिक क्रिस्टल सिस्टम लिया है तो 4 ब्रावाइस लैटिसस बनती हैं। तो इन्होंने बोला अच्छा इसका मतलब सब कुछ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम ही है, जो 7 बनाए गए हैं, 7। और जो ये है हमारे ब्रावाइस लैटिसस, वो उन्हीं में डिपेंडिंग अपॉन लैटिस पॉइंट्स कहाँ पे है। कुछ समझ में आ रहा है भैया? है दोस्त? यस सर। यस सर। हाँ दोस्त, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं एक चीज आपको बता दें। लैटिस पॉइंट, जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब, तो इस क्यूब को देखो, तो इस क्यूब को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कॉर्नर्स जो है, ये फेस सेंटर है, आपको ये दिख रहा होगा ब्लू वाला फेस सेंटर, ये कॉर्नर है, ये एज सेंटर है, एज सेंटर। तो जैसे कोई बोले बेसिक क्रिस्टल सिस्टम क्यूब है, मतलब आपने एक क्रिस्टल की एनालिसिस किया और क्रिस्टल की एनालिसिस करने के बाद आपको ये पता लगा कि जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर है वो क्यूब है, तो आप बोलोगे ये क्यूब है। लेकिन इसमें एटम्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, किन किन साइट्स पे होते हैं, किन किन पोजीशंस पे होते हैं? तो हो सकता है कॉर्नर पे हो जाए, हो सकता है एज सेंटर पे हो जाए, ये एज है, हो सकता है फेस सेंटर पे हो जाए, हो सकता है और कहीं हो जाए। तो जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसमें जिन जिन पोजीशन पे एटम्स होते हैं उन्हें बोलते हैं लैटिस पॉइंट। समझ में आ रहा है भैया लैटिस पॉइंट क्या होते हैं? यस सर। यस सर। चलिए लैटिस पॉइंट हो गया। अब आते हैं, देखो चलिए अब ये सब डेफिनेशंस हो गई, अब हम आपको बताते हैं कि अगर बेसिक क्रिस्टल सिस्टम क्यूब हो तो क्या होगा। अब आपसे कोई पूछे सर क्या हमें ये 14 ब्रावाइस लैटिसेस पूरी पढ़नी होती है क्या? नहीं, ये 14 ब्रावाइस लैटिसेस आपको पूरी नहीं पढ़नी है। आपके सिलेबस में 4 है ब्रावाइस लैटिसेस जो पढ़नी होती है। पहला बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होता है क्यूब, और क्यूब में 3 ब्रावाइस लैटिसेस होती हैं, तो वो तीनों पढ़नी है। एक और बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है हेक्सागन, उस हेक्सागन में सिर्फ एक ही ब्रावाइस लैटिस है, एक ही ब्रावाइस लैटिस है, उसको पढ़ना है। ये तो चारों तो पूछी गई हैं जितनी हमने बता दी। आगे भी आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे हम, जैसे ऑर्थोरॉम्बिक के बारे में कराएंगे एक आध दो क्वेश्चन, भले ही वो पूछे नहीं गए लेकिन आपको बता देंगे। ठीक है भैया, आगे बताएं। अब हेडिंग लिखिए। अरे समझ गए बे? यस सर। यस अब सर। लिखो, लिखो बेसिक क्रिस्टल सिस्टम क्यूब। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेसिक क्रिस्टल सिस्टम क्यूब, क्यूब के बारे में। बेसिक क्रिस्टल सिस्टम क्यूब एंड एसोसिएटेड ब्रावाइस लैटिसेस। बेसिक क्रिस्टल सिस्टम क्यूब एंड एसोसिएटेड ब्रावाइस लैटिसेस। हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक क्रिस्टल सिस्टम जो कि क्यूब है और उसी के साथ एसोसिएटेड ब्रावाइस लैटिसेस, है ना भैया? बताओ दे, अरे बोलते नहीं हो। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा एक चीज क्या आपको पता है यूनिट सेल्स कितनी होती हैं, ये जानते हो? 4 यूनिट सेल होती हैं। 4 यूनिट सेल कौन कौन सी होती हैं ऐसे ही बता रहे एक होती है सिंपल यूनिट सेल, जैसे आप बोलोगे ना कि भैया ऑर्थोरॉम्बिक में 4 कैसे हो गए थे। एक होती है सिंपल यूनिट सेल, एक क्या होती है दोस्त? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, याद कर लो भी सब बताते हैं। और एक होती है फेस सेंटर। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये यूनिट सेल है, एफसीसी नहीं है ये, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और लास्ट वाली कौन सी होती है? एंड सेंटर यूनिट्स। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल।
तो जो बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है उनमें ये सब होती हैं, लेकिन अगर क्यूब है, क्यूब बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, अगर आपने बेसिक क्रिस्टल सिस्टम क्यूब लिया हुआ है, रुक जाइएगा, बेसिक क्रिस्टल सिस्टम अगर आपका क्यूब है, अगर क्यूब है तो इसके साथ जो ये होते हैं ना यूनिट सेल्स, वो एक तो आता है सिंपल यूनिट सेल जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। जानते हो भैया? अरे यूनिट सेल क्या, सिंपल क्यूबिक सेल बोल दो, क्यूब है तो। दूसरा क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये जानते हो ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बताओ दोस्त। यस यस सर। सिंपल यूनिट सेल को क्या बोलते हैं? SCC। इसको क्या बोलते हैं? BCC। BCC। और लास्ट में एक और आता है बेसिक क्रिस्टल सिस्टम क्यूब में जो एसोसिएटेड प्रवाइस FCC। लैटिसेस हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल को बोलते हैं FCC। और इसी को आगे चल के फेस सेंटर्ड का एक नाम और बोला जाता है, CC। क्यूबिक, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसी को बोलते हैं CCP। समझ में आ रहा है भैया? अगर बेसिक क्रिस्टल सिस्टम क्यूब है तो ये 3 टाइप के यूनिट सेल्स बनते हैं, चौथा नहीं बनता। अच्छा, चौथा यूनिट सेल तुम बना सकते हो, जानते हो? कोई बोले क्यों नहीं बनता, हमारा मन कर रहा है बनाने का, बना लो, लेकिन किसी दुनिया के क्रिस्टलाइन कंपाउंड में एग्जिस्ट नहीं करता वो। मतलब कोई बोले सर हम एंड सेंटर्ड भी बनाना चाहते हैं, तो थ्योरेटिकली क्यूब में तुम एंड सेंटर्ड बना सकते हो, कोई रोकेगा थोड़ी तुमको, लेकिन किसी क्रिस्टल में वो मिलेगा ही नहीं तुमको, नहीं तो बरवाइस नहीं बता देते अगर बनता होता। समझ में आ रहा है भैया? यस सर। यस सर। कोई बोले सर ये सिंपल यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे होते हैं? लैटिस पॉइंट्स का मतलब एटम्स कहाँ रखे जाएंगे, लैटिस पॉइंट्स। तो क्या आपको पता है लैटिस पॉइंट सिंपल यूनिट सेल में कहाँ पे होते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कहाँ होते हैं? लैटिस पॉइंट सिंपल यूनिट सेल में क्या होते हैं बे? कॉर्नर्स। ऑल कॉर्नर्स बोलो, ऑल कॉर्नर्स। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अरे ये तो किसी में भी हो सकते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होते हैं, कहाँ पे लैटिस पॉइंट कॉर्नर होते प्लस हैं? बॉडी सर सेंटर। कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। ऑल कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर, ये लैटिस पॉइंट होते हैं। मतलब यहाँ पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस रखे जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है फेस सेंटर्ड में? तो फेसेस पे होते हैं और फेसेस कॉर्नर पे और कॉर्नर पे। ऑल कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स बोलो, फेस सेंटर्स, ऑल फेस सेंटर्स, सॉरी, ऑल फेस सेंटर्स, ऑल। और दोस्त लास्ट वाले में लैटिस पॉइंट कहाँ होता है? ऑल कॉर्नर तो होता ही है, और सर एजेस पे। ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स। ये होते हैं जो यूनिट सेल्स डिफाइन किए गए हैं। और ये किसी में जैसे ऑर्थोरॉम्बिक होता है, तो अगर बेसिक क्रिस्टल सिस्टम ऑर्थोरॉम्बिक है, उसमें ये चारों मिलते हैं, तो उसमें एक बनेगा ऑर्थोरॉम्बिक का जो सिंपल ऑर्थोरॉम्बिक यूनिट सेल, उसमें सारे एटम्स ऑल कॉर्नर्स पे होंगे। एक बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरॉम्बिक सेल, जिसमें सारे कॉर्नर पे एटम्स होंगे, आयंस होंगे, जो भी होंगे, फिर मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और बॉडी सेंटर पे होगा, एंड सो ऑन। तो वैसे इसमें अभी 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो ये बताओ, ये लिख लोगे इसको, जल्दी कॉपी करो फिर आगे बताएं। यस सर। यस सर। हाँ, कॉपी कर लो मेरे भाई, कॉपी कर लो, फिर हम आगे बताते हैं। ये अरे लैटिस पॉइंट्स कॉपी कर लो भैया। हो गए सर। चलिए
थोड़े से पॉइंट्स बता देते हैं आपको क्यूब से रिलेटेड। क्यूब से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है ना भैया। पॉइंट्स का मतलब है कुछ, मतलब हटा दे रहे हैं इसको फिर। चलो पहले बता दें, हटा दें, हटा दें। यस Yes, sir. यस क्यूब से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं। तो आप लोग सपोज करो आपके पास एक क्यूब है, यू हैव अ क्यूब विद एज लेंथ ए। आपके पास एक क्यूब है जिसकी एज लेंथ ए है, सपोज करिए। हम आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं क्यूब में। फिर आपसे पूछेंगे दूसरी चीज, नंबर ऑफ फेसेस कितनी है इसमें। फिर आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ एजेस कितनी है क्यूब में। फिर पूछेंगे नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स कितने हैं, फेस डायगोनल्स। फिर पूछेंगे नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने हैं। फिर आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ ऑल्टरनेट कॉर्नर्स कितने हैं। लिखते जाना बे और आंसर बताना, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स कितने हैं। फिर आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ ऑल्टरनेट फेसेस कितने हैं, फेसेस। दिख रहा है दोस्त, ये छोटा तो नहीं दिख रहा है? नो सर। अच्छा, फिर आपसे भैया क्यूब के बारे में देखिए तो कितना जानते हो ये। अगर ये नहीं जानोगे तो क्रिस्टल की स्टडी में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नंबर ऑफ ऑल्टरनेट एजेस कितनी है, एजेस, एज EDG, एजेस। फिर आपसे पूछेंगे लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितनी है। एक एक करते जाओ और आंसर बताते जाओ। 10th वाला पूछेंगे लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कितना है, बॉडी डायगोनल ये कितना होगा। फिर पूछेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू ऑल्टरनेट कॉर्नर्स क्या है। फिर क्वेश्चन पूछेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू TWO ऑल्टरनेट एजेस कितनी है। फिर आपसे पूछेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू ऑल्टरनेट फेसेस कितनी है। फिर 14th क्वेश्चन पूछेंगे आपसे डिस्टेंस बिटवीन टू ऑल्टरनेट बॉडी सेंटर्स। बॉडी सेंटर मतलब दो क्यूब रखे हैं, ऐसे दो बहुत सारे क्यूब रखे हैं और दो अल्टरनेट क्यूब के बीच का, बॉडी सेंटर के बीच की डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हो गए, 15th पे पूछ ले हम आप लोगों से। कंट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉर्नर फॉर अ क्यूब इज इक्वल टू, बताते हैं कंट्रीब्यूशन वाला।
कंट्रीब्यूशन का मतलब समझते हो दोस्त? मतलब ये है, हेलो रुक जाओ अभी, एक क्यूब ये रखा है और इसके लेफ्ट भी एक क्यूब रख दो, राइट भी एक क्यूब रख दो, टॉप बॉटम फ्रंट बैक हर तरफ क्यूब रख दो और रिपीट करते जाओ, इसके ऊपर क्यूब 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 ऐसे ऊपर रखते चले जाओ इनफाइनाइटली ऊपर तक, इसके नीचे भी क्यूब 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 इनफाइनाइटली नीचे तक, इसके लेफ्ट राइट हर तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूब रख दो, तो बीच में ये फंसा हुआ क्यूब नजर आएगा। तो हम पूछ रहे हैं इसका एक कॉर्नर कितने क्यूब के लिए कॉमन है, या एक कॉर्नर एक क्यूब के लिए कितना परसेंटेज दे रहा है। फील कर पा रहे हो क्या पूछ रहे हैं बे? Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा Yes, sir. है? अरे है 8 के लिए कॉमन है सर एक पॉइंट। हाँ वही कह रहे हैं, ठीक है जानते हो तू, हम बोले एक क्यूब है, इसके ऊपर इनफाइनाइट क्यूब रख दो, नीचे इनफाइनाइट क्यूब रख दो, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक हर तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूब बना दो, और इसको देखो तुमको लगेगा भाई इसके हर तरफ क्यूब ही क्यूब है, तो ये कॉर्नर पे अगर तुम कोई बॉल रख दो, कोई पॉइंट रख दो, तो वो इस क्यूब के लिए भी कॉमन आएगा, ऐसे हर क्यूब में दिखेगा। मतलब यहाँ पे बल्ब ग्लो करा दो, अगर इस कॉर्नर पर रख के बल्ब ग्लो करा दो, तो इस क्यूब में इस क्यूब में इस क्यूब में हर क्यूब में जितने भी सटे होंगे इससे आएगा। एक क्यूब के लिए कितना आएगा वो कंट्रीब्यूशन, वही पूछ रहे हैं 1/8 अभी। जैसे 8 ईंटें लगा के देख लो, आप लोगों को पल का आइडिया हुआ। चलो 16th क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन ऑफ a edge ADGE edge for a cube is equal to, दो लाइन में लिख रहे हैं इसको। 17th, contribution of a face for a cube is equal to 18th, contribution of कॉर्नर हो गया, एज हो गया, फेस हो गया, बॉडी सेंटर फॉर अ क्यूब इज इक्वल टू। चलो ये 18 क्वेश्चन बताओ, तुम लोग टाइम ले लो इसको करके बताओ, हम खड़े हैं यहीं पे। अरे कुछ डाउट हो तो पूछो, समझ रहे हो क्या? हेलो, कुछ बताओगे भैया आंसर आंसर इसका? Yes, sir. यस सर। Yes, हाँ sir. तो बताओ। जल्दी बताइए, सोच लो। हम 1 मिनट में कुछ किया भैया, या बताया जाए? सर जो 14 क्वेश्चन है उसमें सर एक क्यूब में 2 बॉडी सेंटर हो सकते हैं सर। अब सोच लो, अभी हम समझाएंगे तो इकट्ठे बता देंगे, है ना भैया? जल्दी करो। बताएं, शुरू किया जाए? यस चलिए Yes, sir. चलो भैया, कॉर्नर्स कितने हुए? सर चलो यहाँ 8. से दिखा दें, यहाँ से देख लो, ये कॉर्नर ऐसे मान लो, ये तो एक कॉर्नर, आप जिस रूम में बैठे हो उससे देखो, मान लो एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया 2, एक कॉर्नर 3, एक कॉर्नर 4, 4 तो यहीं दिख रहा है, फिर इधर पलटोगे तो ये दोनों कॉमन हो चुके हैं, ये 5 6, और इधर भी आओगे तो 7 8,
भाई आपने क्यूब मतलब इसको दिखाने की जरूरत नहीं थी वैसे, इसके लिए हम इसको हम कुछ किसी और चीज के लिए रखे हैं। कॉर्नर 8 होते हैं, आप लोग फील कर पा रहे हो? आपके रूम में बैठे हो, रूम के कॉर्नर देख लो, 8 आ जाएंगे। यस सर। फेसेस कितनी होती है? फेस का मतलब दीवार, सर वॉल्स जो है 6 सर 6 6 होती हैं। जैसे सपोज करो ये है, इनमें हमने कलर कर रखा है हर फेस पे। एक ये ब्लू वाली हो गई, इस पे लिख देते हैं 1। कोई बोले सर ये ग्रीन वाली जो है, इस पे लिख देते हैं 2। फिर उसके बाद कोई बोले येलो वाली, इस पे लिख देते हैं 3। कोई बोले सर ये ब्लैक वाली, इस पे लिख देते हैं 4। कोई बोले सर ये ऑरेंज वाली, इसको लिख देते हैं 5। कोई रिपीट नहीं हुआ अभी तक। और फिर उसके बाद एक आएगा ये रेड वाली, ये रिपीट नहीं हुआ अभी तक, इसको लिख देंगे 6। अब कोई भी किसी भी तरफ घुमा लो, आपको मिलेगा वही रिपीट वाला, क्योंकि आप लिख चुके हो सब पे। तो 6 फेसेस आएंगे, या अपने रूम में बैठे हो जितनी दीवार होंगी आपकी, एक फ्लोर होगा आपका, एक ऊपर होगा, तो एक ये फ्लोर नीचे, ये ऊपर 2 हो गया। एक राइट साइड पे वॉल होगी, एक लेफ्ट साइड पे वॉल होगी, फिर 2 हो गई। एक ये वाली वॉल होगी, एक इसके सामने होगी, टोटल कितनी हो जाएंगी? 6। एजेस कितनी है? एज का मतलब है 2 दीवार को 12 होते हैं। 12 2, अब यही तो है, तुम लोग ऑफलाइन अगर आए होते तो हमको क्लास में समझाने में थोड़ा आसानी होती है। अब ऐसे कैसे बता दें, सब ऑनलाइन बैठे हो। देखो डायग्राम भी बनाया जा सकता है, लेकिन डायग्राम बनाना हम अवॉइड करेंगे। ऐसा नहीं कि डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम है, पहली बात तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, और एग्जाम में तुम डायग्राम बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में। सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन विजुअलाइज करके किए जाते हैं। एजेस होती हैं 12। एजेस समझ पा रहे हो भैया? एज अगर Yes, sir. दो फेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, जैसे ये एक एज है। क्यों? क्योंकि इसने इस ऑरेंज वाली फेस को और इस ग्रीन वाली फेस को ज्वाइन किया हुआ है, एक एज है। ऐसे एक एज ये है, एक एज ये है, एक एज ऐसे नीचे है, ऐसे गिनोगे तो 12 एजेस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है भैया? यस सर। फेस डायगोनल की लेंथ क्या होगी? फेस डायगोनल 12 होंगे सर। नंबर ऑफ फेस डायगोनल 12 होंगे। साले 12 होंगे कि 24 होंगे? 12 होंगे। इतना घबराते क्यों हो? तो ऐसे घबराते क्यों हो? और हर फेस में 2 डायगोनल बनेंगे तो 12 हो जाएंगे। हाँ तो ऐसे बोलो ना यार तुम लोग। हम पूछते हैं, हम जैसे बोलते हैं डर क्यों जाते हो? जैसे एक फेस ये है, ब्लू वाली फेस, एक डायगोनल ऐसे आएगा, ये खड़ा खड़ा, एक डायगोनल ऐसे आएगा। तो 2 ही डायगोनल तो है, एक ऐसे एक ऐसे। तो हर एक फेस पे 2 डायगोनल हुआ, और एक फेस ऐसे होगी, हर फेस पे देखोगे तो 2 2 2 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे भैया? क्या 2 इंटू 6 या 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 हो जाएंगे? बॉडी डायगोनल पे आते हैं। बॉडी डायगोनल समझते हो? आप अपने रूम के सेंटर पे बैठ जाओ, सर 4 4 होने 4 होंगे, 4 होंगे Yes, बॉडी sir. डायगोनल। जैसे ये क्यूब है, हम इस पॉइंट को देखो जरा, इन दोनों पॉइंट्स पे जहां पे हमने पकड़ के रखा है, इन दोनों पॉइंट्स पे, ये एक्चुअली में बॉडी डायगोनल है। देखो हमने दोनों कॉर्नर से पकड़ के रखा है इसको, दोनों कॉर्नर से। मतलब अगर आप देखोगे तो एक बॉडी डायगोनल ये हो गया। ऐसे ही आप देखोगे 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर हैं, तो किन्हीं भी 2 कॉर्नर को लेके एक बॉडी डायगोनल बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? किन्हीं भी 2 ऑल्टरनेट कॉर्नर्स को लेके बॉडी डायगोनल बनाया जा सकता है। ऑल्टरनेट क्या है? तो काफी दूर है, मतलब फिर भी बॉडी डायगोनल फील कर पा रहे हो कैसे हो रहा है? यस सर बताओ भैया। तो ये बॉडी डायगोनल है, तो ऐसे बनाया जा सकता है इसको। बॉडी डायगोनल जो भी है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो 8 है, 8 में से 2 को लेके 8 कॉर्नर्स हैं, तो बॉडी डायगोनल की क्या होगा भैया? 4 आएंगे। लो यार, नहीं बताओ। Yes, यस सर। Yes, sir. ऑल्टरनेट कॉर्नर्स कितने होते हैं? ऑल्टरनेट तो कॉर्नर 4 4 होते Four. हैं।
जैसे 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 इस फेस पे देखो, इस फेस पे, ग्रीन वाले फेस पे हम कॉर्नर अगर बोलेंगे तो एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया। तो हम 4 में से दिखाना चाहते हैं ऑल्टरनेट कितने होते हैं। तो इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में, इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में ये वाला एडजेसेंट है, जस्ट बगल वाले को एडजेसेंट बोलते हैं। हम इस कॉर्नर को चूज कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कौन सा है, एडजेसेंट। इसके रिस्पेक्ट में ये वाला भी क्या है, ये वाला, ये भी एडजेसेंट। इसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या है, ऑल्टरनेट है। यस सर। एक के बाद एक छोड़ के, मतलब जस्ट बगल वाले को एडजेसेंट बोलते हैं, लेकिन जस्ट बगल वाले के जस्ट बगल वाले को ऑल्टरनेट बोलेंगे ना इसके रिस्पेक्ट में। नहीं समझ रहे हो? यस सर। तो इसका मतलब है इसके रिस्पेक्ट में अगर 4 कॉर्नर्स देख रहे हो तो 4 में सिर्फ 2 ही ऑल्टरनेट हैं, तो भैया टोटल कॉर्नर्स 8 है। तो भैया जब 4 में 2 ऑल्टरनेट है तो 8 में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4। बहुत बढ़िया दोस्त। तो ऑल्टरनेट कॉर्नर्स हो जाएंगे 4। ऑल्टरनेट फेसेस बताओ 3 है। सर 3 टोटल फेसेस कितनी है बे, सर 6 6 फेसेस हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। और कोई आंसर ऑल्टरनेट फेसेस के बारे में? सर 3 होना चाहिए। आधा कर दिया इन्होंने। जहाँ तक 2 होगा सर। गलत है, वो 3 गलत है। 1 होगा सर। हमारी बात सुनो, ऑल्टरनेट जो होगा वो 2 होगा। देखो कैसे, देखिए कैसे, जैसे इस क्यूब को देखो, ध्यान से देखना, विजुअलाइज करना। ये है ब्लू, ब्लू 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 ब्लू। इस ब्लू के रिस्पेक्ट में ध्यान से देखना, बोलना नहीं कोई भी अभी, नहीं तो तुम्हारी वो वहां पे तुम्हारी स्क्रीन पे आ जाता है ना नाम तुम्हारा। इस ब्लू के रिस्पेक्ट में जस्ट बगल वाला इधर पे है ग्रीन, तो इस ब्लू के रिस्पेक्ट में इसको देखो, ये हल्का ब्लू भी दिख रहा होगा, ग्रीन भी यहाँ दिख रहा होगा। तो इस ब्लू के रिस्पेक्ट में ये ग्रीन कौन सा है, एडजेसेंट है कि ऑल्टरनेट है बे? एडजेसेंट है। इस ब्लू को देख रहे हैं, इस ब्लू के रिस्पेक्ट में ये वाली ग्रीन वाली फेस आ गई है एडजेसेंट। अभी भी इस ब्लू के रिस्पेक्ट में ये ऑरेंज वाली फेस जो है ये भी एडजेसेंट है। यस सर। यस सर। इस ब्लू के रिस्पेक्ट में ये ब्लैक वाली फेस भी एडजेसेंट है। यस सर। यस सर। ठीक है। इस ब्लू के रिस्पेक्ट में ये वाली मतलब हल्की ऑरेंज है, लाइट ऑरेंज, ये भी एडजेसेंट है। यस यस। तो इसका मतलब है इसके जस्ट बगल वाली ये चारों सर्कल में सब एडजेसेंट है। तो इसका एंटी जो होगा वो सीधे इसका ऑपोजिट ऐसे घुमा दें अगर, येलो वाला होगा ये, येलो ब्लू, यस सर। येलो ब्लू। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि इस ब्लू का ठीक ऑपोजिट आ रहा है येलो। बाकी कोई बोले ये वाली फेस, ये वाली फेस, ये वाली फेस और ये नीचे वाली फेस, ये सब क्या है इस ब्लू के रिस्पेक्ट में, ये सब एडजेसेंट है, ये सब एडजेसेंट है। तो इस ब्लू का ऑल्टरनेट कौन होगा, येलो। येलो। कैसे विजुअलाइज करोगे अपने उसमें, जैसे ये दीवाल है, ये दीवाल तुम्हारे रूम में जैसे हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, फिर जिस फ्लोर पे खड़े हैं, जिस जमीन पे हम खड़े हैं इसके नीचे वो एडजेसेंट है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, तुम लोग तो क्लासरूम में आ चुके हो, देखे हो भाई, ये दीवार है तो ये नीचे वाली एडजेसेंट है, लेफ्ट वाली भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है और ये छत भी एडजेसेंट है, रूफ। तो भैया इसकी ऑल्टरनेट क्या इसके ठीक सामने वाली दीवार है? नहीं समझ रहे हो? यस सर। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फेसेस जो होती हैं वो 6 होती हैं, लेकिन ऑल्टरनेट फेसेस 2 होती हैं। हर बार ऑल्टरनेट को ओरिजिनल का आधा नहीं कर दिया जाता। कि साले कॉर्नर 8 था तो ऑल्टरनेट कर दिए 4 और बाकी सब वैसे ही फेस, मतलब ऐसे समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑल्टरनेट जरूरी नहीं है। तो ऑल्टरनेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, फेसेस कितने आ जाएंगे, 2 आएंगी, 3 नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है बच्चा? बताओ दोस्त।
सर बस Yes, ये sir. डाउट है कि जो क्या? जो सर ऊपर वाली जो छत होती है उसका ऑल्टरनेट होता है फ्लोर, जो सर राइट वॉल होती है उसका ऑल्टरनेट होता है सर लेफ्ट वॉल, जो सर सामने वाले होते हैं उसका होता है सर पीछे वाली वॉल। हाँ, ओ ऐसा ठीक है। अगर आप बोलोगे टोटल नंबर, तो मतलब जैसे हर फेस के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो आपको करना पड़ेगा 3, लेकिन वैसे किसी एक के रिस्पेक्ट में देखोगे, जैसे आपकी बात भी सही है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके पूछा गया है, जैसे हम इसके रिस्पेक्ट में सिर्फ एक देख रहे हैं ना। अच्छा यस सर। सुनो, हमारी बात सुनिए, तब तुम्हें फिर से कॉर्नर वाले पे जाना पड़ेगा। हमारी बात सुनो, इनका ये कहना है कि हम भाई टोटल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखें। हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपने जैसे कॉर्नर में तुमने क्या बोला था, ऑल्टरनेट 4 होते हैं, तो एक कॉर्नर के रिस्पेक्ट में जो बाकी बचे हुए कॉर्नर थे ना, वो सब ऑल्टरनेट थे। देखो जैसे ये टॉप वाला कॉर्नर है, ये कॉर्नर है भाई, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में, सॉरी कहां गया, इसको हरे वाले पे आते हैं, इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में ये क्या है, ऑल्टरनेट है, यही कह रहे हो ना? सर नहीं बताओ। सर ये अरे बता रहे हैं ना, ऑल्टरनेट। इसी से समझाएंगे। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तुमने यही कॉर्नर चूज किया है, तो इसके रिस्पेक्ट में एक दिखा, ये ऑल्टरनेट एक दिखा, बताओ। यस सर। यस सर। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे चले जाएंगे, ये हमारी फिंगर देख रहे हैं ना, ये वाली, इस फेज में आ जाएंगे। तो क्या इसका भी ऑल्टरनेट है कि यहाँ दिख रहा है? हमने, हमारी फिंगर वही है अभी भी, यस सर। यहाँ पहले थे, तो उसी कॉर्नर, उसी पर्टिकुलर कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 2 ऑल्टरनेट दिख गए। यस सर। एक बार ग्रीन पेन वाले में दिखा था, एक बार ये रेड वाले में दिख गया, ठीक है। अब इस पे आते हैं, ब्लू वाले में, इसी पे, इसी के रिस्पेक्ट में एक ऑल्टरनेट यहाँ भी दिख रहा है। यस सर। ऐसे आप करके देखोगे तो आपको दिखेगा 4 है। वैसे आपकी बात भी सही है 3 वाली, लेकिन फिर क्वेश्चन पूछने के हिसाब से, जैसे एक ही के रिस्पेक्ट में वहां पे कई दिख रहे थे, यहाँ पे एक फेस के रिस्पेक्ट में हमारे 2 आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे टोटल पेयर्स कितने हैं इसके, तो आप बोल दोगे 3। आपकी बात भी सही है ना भैया? ठीक है दोस्त, अब क्वेश्चन जैसे आएगा देख लेंगे। क्लियर है? यस सर। हाँ चलिए, तो 2 भी हो सकते हैं। अब जैसे हमने जो पूछा है 2, 3 भी हो सकते हैं। जैसे आपने बोला पेयर्स में, कि ये वाला पेयर इसके सामने वाला पेयर एक हो गया, ये दोनों एक पेयर बना लिए, ऊपर नीचे वाले एक पेयर बना लिए, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में सिर्फ एक ही ऑल्टरनेट आ रही है। जैसे एक कॉर्नर के रिस्पेक्ट में आपने देखा था अभी, कई होते हैं। ऑल्टरनेट एजेस कितनी होती है इसकी? हाफ हो जाएंगी, 12 की हाफ हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, ठीक है भैया। एजेस यस सर। 6 हो जाएंगे। फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है अगर एज लेंथ ए है तो? √2 है। √2। a√2, a√2 बोलो, नहीं तो लोग वो √2 के अंदर ही a को लगा देते हैं लोग, इसलिए a पहले लगा दो जिससे समझ में आए कि √2 बाद में। सिंपल सा है। जैसे आपने बोला कि ये लेंथ है, ये नीचे वाली, ये a है, यहां से ये भी a है, तो हमें ये लेंथ चाहिए ना, तो पाइथागोरस यूज कर लो। परपेंडिकुलर कितना है a, और ये बेस कितना है a, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? a√2, 90 डिग्री के एंगल पे है, a√2। बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? a√3। कैलकुलेट कर लेना उसको। अब वही क्लास में होते, अभी हम तो क्लास के बीचों बीच जाके समझाते हैं, तुम लोग अब वही घर में बैठे हो आज। डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑल्टरनेट कॉर्नर्स कितना होएगा? 2 ऑल्टरनेट कॉर्नर, a√2 पे ऑल्टरनेट कॉर्नर्स वाला, √3 तुम बहुत ज्यादा दूर निकल गए। पहले नजदीक में जब मिल जा रहा है, क्यों जा रहे हो दूर? ये एक काम करो, ये कॉर्नर के रिस्पेक्ट में ये ऑल्टरनेट है, ये और ये ऑल्टरनेट है, तो भैया वही लेंथ अभी भी, और ये लेंथ, तो भैया हमें तो जो यही फेस डायगोनल की लेंथ ही तो है ऑल्टरनेट कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस। भाई इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में ये एडजेसेंट है, इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में ये भी एडजेसेंट है, तो क्या ये a√2 आएगा? सर जो 2 कॉर्नर बॉडी डायगोनल को मिलाते हैं उनको सर क्या बोलते हैं?
वो ऑल्टरनेट से भी एक आगे बढ़ जाएगा दोस्त। ओके सर। जैसे आप ये बॉडी डायगोनल को देख रहे हो, यही बॉडी डायगोनल, ये टॉप और बॉटम वाला, ठीक, यही तो कह रहे हो। यस सर। तो मेरे भाई एक बात बताओ, इस टॉप के रिस्पेक्ट में ये है ये वाला, देखो टॉप को ध्यान रखना, हम टॉप को हमेशा रेफरेंस लेके चल रहे हैं। इसके रिस्पेक्ट में हमें बॉटम वाली फिंगर जो हमारी पड़ी हुई है, बॉटम वाली इंडेक्स फिंगर, वो बताना है ऑल्टरनेट है या एडजेसेंट है। तो भाई इसके लिए पहुंचने के पहले तुम काफी दूर निकल चुके होगे। क्या है नियरेस्ट डिस्टेंस, क्या होगी, आपको एक कॉर्नर पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे चले गए तो ये एडजेसेंट हो गया, ये भी एडजेसेंट हो गया, उसका ऑल्टरनेट ये हो गया। तो ना तो वो एडजेसेंट है ना तो ऑल्टरनेट है, क्योंकि उस जो ऑल्टरनेट आ रहा है उस ऑल्टरनेट का एडजेसेंट है वो। समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर। तो मतलब आपको ऑल्टरनेट के एडजेसेंट का कोई ऐसा नाम नहीं होता, ना तो ऑल्टरनेट बोलते हैं ना एडजेसेंट बोलते हैं। तो जो बॉडी डायगोनल को ज्वाइन करने वाला आपका वो है पॉइंट, दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाला, वो ना तो एडजेसेंट है ना तो ऑल्टरनेट है, वो अलग पॉइंट है कोई। ठीक है दोस्त? यस सर। ठीक है भैया, चलिए फिर आते हैं हम लोग, टू ऑल्टरनेट एजेस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? एजेस सर ए रो 2। सर ए आएगी सर। ए आएगी ए सर। आएगी। जैसे जैसे अगर हम आपसे बोल दें कि ये ब्लू वाली है, ब्लू, आप बोलोगे सर एक एज ये वाली एज है, एक एज ये वाली एज है, एक एज ये वाली एज है और एक एज ये वाली एज है। मान लो इस बॉटम वाली के रिस्पेक्ट में हम ऑल्टरनेट निकालना चाह रहे हैं, तो इस बॉटम के रिस्पेक्ट में, तो इस बॉटम के रिस्पेक्ट में ये वर्टिकल वाली तो एडजेसेंट आ गई, इस बॉटम के रिस्पेक्ट में ये वर्टिकल वाली एडजेसेंट आ गई, तो इस बॉटम के रिस्पेक्ट में ये टॉप वाली ऑल्टरनेट होगी भैया। बताओ भे। यस सर। यस इस बॉटम के रिस्पेक्ट में ये टॉप वाली जो होगी वो ऑल्टरनेट होगी, तो इनके बीच की डिस्टेंस सीधे एज लेंथ ए के बराबर है। यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त, तो एज लेंथ ए के बराबर है, तो टू ऑल्टरनेट एजेस ए आ गई। टू ऑल्टरनेट फेसेस के बीच की डिस्टेंस अभी निकाले थे, सर ए ही आएगी। सर ए आएगी सर। ये आएगी। टू ऑल्टरनेट बॉडी सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस लो। सर 0। सर एक ही टू होता है। ये होता है। नहीं नहीं नहीं, बॉडी सेंटर एक होता है, लेकिन हमने, हाँ वो तुम लोग बिल्कुल सही बता रहे हो। एक्चुअली हम वो थोड़ा 3 डायमेंशन में बड़े में बताना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं, ऐसे बताना है आपको कि एक क्यूब ये है, इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूब डाल दिए गए, नीचे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूब, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक टॉप बॉटम, इसी के सिमिलर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूब बना दिए गए। तो ये कहीं बीच में बेचारा पड़ा होगा, तो इस क्यूब के बॉडी सेंटर पे तुम बैठ जाओ। अब बताओ ऑल्टरनेट कहीं दिखेगा तुमको? इसके बगल वाले तो सब एडजेसेंट होंगे, ऑल्टरनेट वाला बताओ कहाँ दिखेगा? एक इसके ऊपर आएगा सर 2a। तो वो नहीं वे करके बताओ, ए आएगा क्यों? सोच लो। नहीं, अगर तुमने इसका बॉडी सेंटर, एक्चुअली इसके अंदर हम हाथ नहीं डाल सकते, फट जाएगा ये भी, इसका बॉडी सेंटर इसके अंदर जाके होगा, जो दूसरा इसके ऊपर क्यूब रखे होंगे उसका बॉडी सेंटर यहाँ होगा। तो भैया इन दोनों के बॉडी सेंटर के बीच में तो डिस्टेंस ए आएगी, ए आएगी। यस यस सर। लेकिन ये दोनों एडजेसेंट हैं। फील करो, आप जिस रूम में बैठे हो, सारे जिस घर में बैठे हो तुम, तुम्हारे घर के ऊपर एक रूम और बना हुआ है, जिस रूम में बैठे हो वैसा ही रूम एक है। तो अपने रूम के बीचों बीच खड़े हो जाओ, बोलोगे अच्छा ये है बॉडी सेंटर। फिर अपनी छत पे देखो, फिर उसके ऊपर आधे डिस्टेंस, तो भैया a/2 आपको अपनी छत नजर आ रही होगी, क्योंकि आप बीच में से देख रहे हो ना। और उसके ऊपर जाओगे a/2 तो आपको पता लग जाएगा कि भाई वो a डिस्टेंस पे है, लेकिन ये तो एडजेसेंट हुआ। आप जिस रूम में बैठे हो उसके जस्ट लेफ्ट, जस्ट राइट, टॉप बॉटम फ्रंट बैक, अगर आपके घर में कोई रूम है तो वो एडजेसेंट कहा जाएगा। उसके बगल अगर बढ़ोगे तब वो इस वाले जिस रूम में बैठे हो उसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा? ऑल्टरनेट आएगा। यस सर। नहीं आएगा। यस सर। आएगा सर। तो ऑल्टरनेट ऐसा भी हो सकता है, सुनो तो, ऑल्टरनेट ऐसा भी हो सकता है, आप जिस रूम में बैठे हो, ऐसा फील करो, आप जिस रूम में बैठे हो
आपके घर के राइट वाला रूम और है, और राइट के ऊपर वाले रूम जो होगा वो इसका बॉडी सेंटर उसका बॉडी सेंटर ऑल्टरनेट आएगा। जस्ट हम एक बात कर रहे हैं, यस सर। सुनो हमारी बात Yes, सुनो। sir, आएगा। हम ये कह रहे हैं, आप जिस रूम में बैठे हो फील करो, आंख बंद करो, फील करो, आनंद आ रहा है, इस टाइप से आंख बंद करो और सोचो आप जिस रूम में बैठे हो उसके राइट साइड, किसी भी साइड, मान लो राइट आप चले गए, राइट साइड आपके घर में रूम है, तो वो तो एडजेसेंट हो गया। राइट के ऊपर एक रूम है, राइट साइड वाले रूम के ऊपर एक रूम है, उस रूम का जो बॉडी सेंटर होगा और जिस रूम में आप बैठे हो उसका बॉडी सेंटर, ये ऑल्टरनेट होंगे, बॉडी सेंटर्स ऑल्टरनेट होंगे। और इनके बीच की डिस्टेंस एक्चुअली में जब आप एक लाइन खींचोगे ना, जैसे आपसे कोई बोले जिस रूम में आप बैठे हो और आपके राइट हैंड साइड पे जो रूम है उसके टॉप पे जो रूम है, इनके बीच के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन लेके जाओगे ना, तो इसी एज सेंटर से पार करती हुई जाएगी वो लाइन, एकदम एज के बीचों बीच से। फील कर पा रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. राइट तो मेरे- राइट वाला होना चाहिए कि राइट के ऊपर वाला होना चाहिए? राइट का राइट वाला थोड़ा ज्यादा दूर हो जाएगा। अच्छा, अगर राइट का राइट तुम कह दोगे तो राइट के ऊपर वाले को क्या बोलोगे? जो नियरेस्ट नजदीक होगा ना उसको तो बोलेंगे ना भाई। जैसे तुम कहीं पे किसी लाइन में खड़े हो, एक जस्ट बगल में है और एक उसके जस्ट बगल में है, तो उसके जस्ट बगल वालों में भी जो नजदीक होगा उसको आप ऑल्टरनेट बोलोगे ना। मतलब भाई डिस्टेंसेस तो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती हैं। एडजेसेंट के बाद जो जस्ट नेक्स्ट मतलब वो वाला होगा, नियरेस्ट होगा, उसी को तो बोलेंगे आगे। तो क्या वो ए रूट 2 आएगा बॉडी सेंटर की डिस्टेंस? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अरे ए, आप जिस रूम में बैठे हो उससे राइट वाले रूम के सेंटर पे जाओ ए डिस्टेंस, उससे ऊपर चढ़ जाओ ए डिस्टेंस, तो ए का पाइथागोरस करोगे तो क्या ए रूट 2 आएगा? समझ में नहीं Yes, आया sir. क्या भैया? आ गया सर। हाँ, बता आ देना गया भैया। चलो Yes, sir. 15th वाला बताओ। कंट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉर्नर फॉर अ क्यूब। कंट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉर्नर So, फॉर 1 अ by क्यूब 8. का मतलब ये है 1 by 8. 1/8। बहुत बढ़िया, 1/8 है। अब लिखा है कंट्रीब्यूशन ऑफ एज फॉर अ क्यूब। So 1 by 1 by 4. 12. 1 by 4. 1/4। आप जिस रूम में बैठे हो उसकी किसी एज को देखो, वो एज 4 क्यूब के लिए कॉमन है, तो वो हो जाएगा 1/4। कंट्रीब्यूशन ऑफ अ फेस, फेस फेस 1 by मतलब 2. दीवार, 1 by 2. 1/2। 1. बॉडी सेंटर का 1। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. Yes, sir. दो डिस्टेंसेस और लिखो। लिखो डिस्टेंस बिटवीन, लिखिए जरा, डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर। एक तो ये लिखो डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर। 19th क्वेश्चन है ये। 18 तो लिखे हैं, 2-3 और लिखने हैं। डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर लिखा बे? Yes, sir. Yes, sir. डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर। फिर लिखो अगला वाला 20th क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर, EDGE एज सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर नहीं लिखोगे? लिख बताओ लिया। बे, हो गया? Yes, sir. Yes, sir. और एक सिंपल सा लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर, मतलब बगल वाला एडजेसेंट फेस सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। तो ये 21 क्वेश्चंस हैं। बहुत कुछ इसमें हो गया। फिर अब पहले क्यूब के बारे में सब कुछ समझ चुके होंगे इतने में, इससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। जल्दी करो, बताओ भैया क्या आया? पहले वाले का √3/2 आ रहा है। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि बॉडी सेंटर से कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है? A√3/2। ये तो आएगी Yes, Yes, sir. sir. A√3/2, यही आएगी। और डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एंड
एज सेंटर वो कितना आएगा? a/2 a/√2 a/2 नहीं आएगा, √2 √2 आएगा। बॉडी सेंटर से एज सेंटर के बीच की डिस्टेंस फील करो, आप जिस रूम में बैठे हो उसके सेंटर से किसी एज मतलब जो दो दीवार को ज्वाइन करने वाली लाइन है जहां एसी लगा है ऊपर, तुम लोग क्लास में आए हो Yes, sir. देखे होगे, उसके ऊपर से वो बॉडी सेंटर पे, तो आपको पहले फेस सेंटर आना पड़ेगा a/2 पर, ऊपर चढ़ना पड़ेगा a/2, तो पाइथागोरस लगाओगे आ जाएगा। ठीक है भैया? yes sir Yes, sir. a/√2 आएगा 20th क्वेश्चन का आंसर। और 21 का आंसर क्या आएगा? बॉडी सेंटर से फेस सेंटर कितनी दूरी पे होता है? a/2। इतना डेटा आपको क्यूब के बारे में पता होना चाहिए। अब क्यूब से रिलेटेड अगर बेसिक क्रिस्टल सिस्टम क्यूब हुआ तो किसी डेटा की कमी की वजह से तुम नहीं क्वेश्चन मतलब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो तो पता रहेगा आपको। अब आते हैं हम A1 by 1 आपको पढ़ाते हैं, है ना। देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्रोवाइस लैटिसेस ऑब्जर्व, लिखिए जरा, लिखो। देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्रोवाइस लैटिसेस इन cube. There are 3 type of Bravais lattices in cube. There are 3 type of Bravais lattices in cube. Number 1 लिखिए, simple cubic cell और primitive, PRIMIT ऐसे, primitive समझते हो ना, simple cubic cell या primitive cubic cell, समझ में आ रहा भैया? सिंपल क्यूबिक सेल और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, SCC भी बोलते हैं उसको। साले बोलते नहीं है तुम लोग? yes sir yes sir अरे SCC, सिंपल क्यूबिक सेल और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, PRIMIT ऐसे, TIVE, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। ठीक है भैया? अगला वाला देखिए, अगला वाला लिखिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल या BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल या BCC, नाम तो लिख लो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल और BCC, समझे भैया? आगे बताएं। yes sir और थर्ड वाला लिखो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल और FCC, 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 लिख लिए? yes sir Yes, sir. इसी FCC को CCP भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, अभी बता रहे हैं, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग। नाम लिख लिया भैया आप लोगों ने? yes sir चलिए लिखिए अब नंबर 1, पढ़ाते हैं 1 by 1। लिखो SCC, सिंपल क्यूबिक सेल, SCC, सिंपल क्यूबिक सेल, बताएं? सिंपल क्यूबिक सेल, yes sir इसमें लिखो, सिंपल क्यूबिक सेल में लिखिए, सिमिलर साइज एटम्स और लिखो, सिमिलर साइज एटम्स और बॉल्स, और एटम्स और बॉल्स are placed at all the corners of cube. Similar size atoms or balls are placed at all the corners of cube. Similar size atoms or balls are placed at all the corners of cube such that, पूरा लिखना है, अभी आधा ही है ये स्टेटमेंट हम जो बोल रहे हैं। Similar size atoms or balls are placed at all the corners of cube such that two adjacent corner atoms are in contact with each other, such that balls at two adjacent corner atoms, such that balls at two adjacent corner atoms are in contact with each other, such that balls, है ना, at two adjacent corner atoms are in contact with each other। ये होता है मामला। कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? yes sir Yes, sir.
ये पूरा एससीसी की डेफिनेशन है। एससीसी में क्या होता है सिंपल क्यूबिक सेल में कि एक बेसिक क्रिस्टल सिस्टम क्यूब होता है, उस पे एटम्स रखे जाते हैं कॉर्नर्स पे। इतने बड़े बड़े एटम्स रखे जाते हैं कि दो कॉर्नर वाले एटम टच करने लगे, ऐसे रखे जाते हैं। उसको सोचने का तरीका ऐसा है कि आप एक क्यूब ले लो, ध्यान से सुनो, क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे पॉइंट बलून ले लो। पॉइंट बलून, बलून मतलब गुब्बारा, गोल गोल स्फेरिकल। सारे पॉइंट मतलब पहले एक से डॉट बनाओ एकदम, और सारे बलून्स में हवा भरनी शुरू कर दो एक साथ। एक साथ भरनी शुरू करोगे तो ये बड़ा होता जाएगा, ऐसे बड़ा 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 ऐसे बड़ा होता जाएगा, एक बार बहुत बड़ा सा हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सारे कॉर्नर एक दूसरे को टच करने लगेंगे, मतलब बड़े होते होते टच करने लगेंगे एक दूसरे को। बताओ भैया। यस Yes, sir. तो सबसे पहले क्या कॉर्नर वाला इस अपने एडजेसेंट कॉर्नर वाले को टच करेगा या कॉर्नर वाला ऑल्टरनेट कॉर्नर वाले को टच करेगा? सर एडजेसेंट एडजेसेंट वाले को। जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगी उसको टच करेगा। तो हम बोलेंगे कॉर्नर से एडजेसेंट कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस ए होती है, और कॉर्नर से ऑल्टरनेट कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस a√2 होती है। ए छोटा होता है, इसलिए इन जो पॉइंट बलून रखोगे सारे कॉर्नर्स पे और इन सबको बड़ा करना शुरू करोगे पॉइंट बलून्स को, तो बड़े होते होते ऐसे, ये सब मान लो पॉइंट है, ऐसे फील करो, अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे टच कर रहे होंगे। सारे कॉर्नर्स पे बॉल रख दो, पॉइंट बलून रख दो, बलून, और सब में एक साथ हवा भरना शुरू करो, तो ये सब बड़े होते जाएंगे। सबसे जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगी सबसे पहले टच कर जाएंगे एक दूसरे को, और जैसे ही टच कर जाए रोक देना, वही एससीसी होता है। तो भैया इनको अगर फुलाना शुरू करोगे तो जो नियरेस्ट डिस्टेंस वाले बॉल्स होंगी वो पहले टच कर जाएंगी, उसी टाइम रोक दो, तो उसे हम बोलेंगे कि वो सिंपल क्यूबिक सेल है। फील कर पा रहे हो? यस Yes, सर sir. यस सर। तो अगर कोई बोले नहीं सर हम डायग्राम बनाएंगे, बनाना नहीं चाहिए डायग्राम वैसे सॉलिड स्टेट में, तो विजुलाइज करना चाहिए। फिर भी अगर किसी के मन में आ ही जाता है तो क्या कर सकते हैं कि नहीं डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो बना लो। बनाना नहीं वैसे कभी आगे। तो मान लो ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, कहाँ गया कॉर्नर, ये कॉर्नर है, यहाँ पे बलून्स रखे हैं, तो बलून्स रखे हैं तो ये एक्सपेंड कर रहा है, तो हो सकता है एक ही टाइम दोनों एक दूसरे को टच करने लगे। तो जब ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे जिस टाइम पे, ये मिड पॉइंट है, सारे पॉइंट्स पे बलून है, लेकिन हम इसको ऐसे सिर्फ दो ही वाले बना रहे हैं ना बाकी। तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, a/2 डिस्टेंस ये और a/2 डिस्टेंस ये? बताओ भैया। Yes, sir. यस सर। देखो बलून तो हर कॉर्नर पे होंगे, लेकिन हमें बस जो डील करना है इससे हम सिर्फ दो ही कॉर्नर वाले दिखा रहे हैं। हर कॉर्नर पे होंगे, लेकिन दो एडजेसेंट वाले जब टच करने लगेंगे तो इसका मतलब है उन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, a है। A तो by इसका 2. मतलब है 2r जो होगा, अरे r रेडियस इस बलून का और r रेडियस इस बलून का, तो 2r इज इक्वल टू a हो जाएगा। Yes, sir. तो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम, क्या r इज इक्वल टू a/2 आएगा दोस्त? यस सर। नहीं बताओगे बच्चा? तो इसको ऐसे बना लो, मन करे तो, नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, बिना बनाए भी हो सकता है। आगे बताएं हम। Yes, sir. इसमें हम एससीसी में कुछ पॉइंट्स पूछना चाहते हैं। पॉइंट्स ये है ABC ऐसे करके काफी पॉइंट्स है। ए पॉइंट लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट, अरे एससीसी में ए पॉइंट लिखो, अरे एससीसी में ए पॉइंट, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। रिलेशन बिटवीन, अगर आप पहला पॉइंट है, क्या रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, एज लेंथ आपने देखा, एंड रेडियस ऑफ एटम, तो क्या रिलेशन आ रहा है? क्या वो 2r इज इक्वल टू a आ रहा है दोस्त? यस सर। नहीं बताओगे बे? Yes, sir.
अच्छा, बी पार्ट लिखो। टोटल इफेक्टिव, बहुत सिंपल चीज है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूब मतलब एक क्यूब में इफेक्टिवली कितने एटम्स हैं? 1. 1. तो बोलोगे 8 कॉर्नर्स हैं, सब पे कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो 8 इंटू 1/8, तो ये हो जाएगा 1। आप देखो इंटरेस्टिंग अभी शुरू होने वाला है, सी पार्ट। कोई बोले अच्छा टोटल इफेक्टिव आपने बता दिया हमको, हम आपसे पूछे नियरेस्ट नेबर कितने हैं एक दूसरे के। नियरेस्ट नेबर NEIGHBOUR, नियरेस्ट नेबर with respect to an atom is equal to, या इसी को हम लोग नियरेस्ट नेबर को कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, कितने आएंगे एक एटम के रिस्पेक्ट में? नियरेस्ट नेबर कितने आएंगे बे? 3. धोखा खा गए तुम लोग। एक्चुअली तुम लोग, हाँ एक चीज हम बताना चाह रहे हैं सिंपल क्यूबिक सेल में, कि जब भी सिंपल क्यूबिक सेल अज्यूम करना, जब तुम साले 8 इंटू 1/8 किए हो, तो इसका मतलब क्या मान चुके हो कि एक क्यूब के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूब, टॉप पे, बॉटम पे, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, हर तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूब है। तो मेरे भाई अगर एक कॉर्नर वाले को तुम देख रहे हो, एक कॉर्नर वाले को, तो उसको लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम सारे एटम्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन जब तुम 1/8 लिए थे तो कंसिडर किए थे ना कि भाई इसके टॉप पे भी इनफाइनाइट एटम्स है, बॉटम हर तरफ। Yes. नहीं समझ रहे हो? तो 3 तो नहीं आएंगे। तो एक काम करो, हाँ तो एक काम करो, तुम इस कॉर्नर को देखो कि जहां पे हमारी फिंगर है, फिंगर, हाँ इस फिंगर को, ये फिंगर, ये इस फिंगर को देखो, ये कॉर्नर है। कोई बोले इस कॉर्नर पे ए डिस्टेंस, ध्यान से देखो बोलना नहीं है, इस कॉर्नर से ए डिस्टेंस ऊपर चढ़ गए तो एक एटम ये दिखा, इस कॉर्नर से ए डिस्टेंस इधर चले आए, एक एटम ये दिखा, इस कॉर्नर से ए डिस्टेंस इधर चले गए तो एक एटम यहाँ दिख रहा होगा इस कॉर्नर पे। तो कोई बोले भैया एक बात बताओ, जब तुम ए डिस्टेंस इस कॉर्नर से, फिर से सुनो, इस कॉर्नर से ए डिस्टेंस तुम ऊपर गए हो, तो मेरे भाई ए डिस्टेंस ऐसे ही नीचे भी तो गए होगे, बताओ क्यों वहां भी तो रखा होगा। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि अगर आप इधर गए हो ऐसे, तो नीचे भी ए डिस्टेंस आएगा, 2 हो गए। जब आप जैसे प्लस एक्स एक्सिस पे गए हो, ए डिस्टेंस पे एक एटम मिला है, तो ए डिस्टेंस पे माइनस एक्स एक्सिस पे भी तो एक एटम मिलेगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो। अबे अगर ये ओरिजिन मान लो, ये ओरिजिन मान लो, ये वाला, इस ओरिजिन से अगर आपने एक क्यूब माना है ए डिस्टेंस पे, तो नीचे भी तो एक क्यूब पड़ा होगा, माइनस ए पे होगा एक। तो मेरे भाई एक अगर तुम ए डिस्टेंस यहां गए हो इसके रिस्पेक्ट में जो टच कर रहा है, तो इसी को टच करने वाला ए डिस्टेंस पे नीचे भी एक एटम होगा। वैसे अगर इधर आए हुए हो तुम ए डिस्टेंस पे, तो वैसे उधर भी जाना पड़ेगा ए डिस्टेंस पे। सिमिलरली अगर फ्रंट गए हो तो बैक भी, तो क्या 6 हो जाएंगे टोटल? Yes, sir. Yes, sir. 6 हो जाएंगे। कोई बोले सर मजा नहीं आया, तो मजा लेना है तो एक काम करो, तुम अपने रूम में जहां बैठे हो, अभी यही तो तुम लोग आए होते, तुम अभी कॉर्नर पे जाके बताते खड़े होके, फिर भी बता रहे हैं, कैसे बताएं। एक कॉर्नर अपने रूम का कोई देख लो, कोना, घर का कोना, जिस रूम में बैठे होगे पढ़ रहे होगे, ऑब्वियसली कॉर्नर होगा, इस सड़क पे थोड़ी बैठे होगे, मतलब ऐसे ही कह रहे हैं। एक कॉर्नर पे अगर आप जाओ तो उस कॉर्नर, मान लो हम इस कॉर्नर मतलब बॉटम देख रहे हैं, तुम लोग क्लासरूम की सिचुएशन जानते हो जहां पे हम चौक रखते हैं, कॉफी रखते हैं, वहां पे बॉटम पे देखो, उस बॉटम से ए डिस्टेंस तुम ऊपर चढ़ोगे, तो भैया इसके नीचे भी एक रूम है, तो ए डिस्टेंस नीचे भी तो जाओगे। वैसे ए डिस्टेंस हम इधर की तरफ जाते हैं, तुम्हारी तरफ जहां पे तुम लोग बैठते हो, तो मेरे भाई ए डिस्टेंस पीछे की तरफ भी तो जाओगे। ए डिस्टेंस अगर इधर की तरफ आएंगे, इधर से एंट्री करते हो तुम लोग, तो ए डिस्टेंस पीछे भी उधर भी जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक एटम अगर इस कॉर्नर पे है तो उसको 6 एटम ए डिस्टेंस पे मिलेंगे, और अगर ए डिस्टेंस पे एक एटम टच कर रहा है तो 6 के 6 ए डिस्टेंस पे सब टच करेंगे एक दूसरे को। Yes, sir. Yes, sir. नहीं बताओगे बे?
यस सर। अच्छा, फिर हम पूछेंगे नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हैं। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, देखो नियरेस्ट नेबर तो हो गया, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हैं किसी एटम के रिस्पेक्ट में। और फिर पूछेंगे ई पार्ट कि डिस्टेंस बिटवीन टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर वो कितनी है। डिस्टेंस बिटवीन टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, भाई डिस्टेंस पता कर लोगे सब समझ जाओगे। टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, ये कितनी डिस्टेंस है नेबर्स। और फिर दो क्वेश्चन और, अभी दो नहीं और भी क्वेश्चन, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद अभी एच और आई भी है। चलो एफ लिख लेते पहले। नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, पहले क्वेश्चन लिख लो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स विद रिस्पेक्ट टू एन एटम। और फिर लिखना है आपको डिस्टेंस बिटवीन टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। भैया क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को ये? यस सर। Yes, sir. सिंपल क्यूबिक सेल में पहले तो ए बी सी डी ई एफ हमने बता दिया। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर तुम लोगों ने बताए 6, और डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर वो होता है ए, क्योंकि एजेस ए पे होती हैं। फिर हमने पूछा नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और कितनी डिस्टेंस पे। फिर पूछा हमने नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और वो कितनी डिस्टेंस पे है। सुनो, मतलब यह है एक एटम कोई पकड़ लो, कोई भी एटम तुम पकड़ लो और उससे देखना शुरू करो सबसे नजदीकी एटम कौन है और कितनी डिस्टेंस पे है और कितने हैं। ऐसे सोचोगे ना, किसी एटम पे आप खुद जाके बैठ जाओ, जो नजदीक होगा बड़ा सा दिखेगा, जो थोड़ा दूर होगा छोटा दिखेगा, और दूर वाला और छोटा दिखेगा। तो पहले तो देखो हम जहां बैठे हो वहां से जो एटम दिख रहा है सबसे नजदीक वाला बड़ा सा दिखेगा। तो देखो कितनी दूरी पे है वो, कितनी डिस्टेंस पे और कितने हैं। तो जैसे नियरेस्ट नेबर क्या होता है कि 6 एटम होते हैं ए डिस्टेंस पे, वैसे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर किसी एटम पे आप खुद बैठ जाओ और देखो कि भैया नियरेस्ट नेबर के बाद वाला कोई एटम दिख रहा है, वो दिख रहा है। अच्छा, वैसा ही देखो कितने दिख रहे हैं उतनी डिस्टेंस पे। फिर उसके बाद देखो कि उसी एटम पे बैठ के फिर देखो और कोई दूर वाला दिख रहा है। एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होगा ना, नियरेस्ट नेबर होंगे, कुछ एटम होंगे जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होंगे, फिर कुछ एटम थोड़ा और दूर होंगे, फिर कुछ एटम थोड़ा और दूर होंगे। उन्हीं को हमने पूछा है कुल मिला के तुम्हें डिस्टेंसेस निकालनी है। तो तुम एक काम करो, किसी भी जगह पे बैठ जाओ, एटम्स की पोजीशन तुम्हें पता लग गई है, अब बस डिस्टेंस नापना शुरू कर दो। अच्छा, एक डिस्टेंस ये आ रही है, एक डिस्टेंस ये आ रही है, एक डिस्टेंस ये आ रही है। अरे कुछ समझ में आ रहा है बे? यस सर। अच्छा, दो क्वेश्चन और लिखने हैं, उनको भी लिख लो, अगर बताते हैं। लिखिए अगला वाला, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जी के बाद एच पार्ट लिखिए, एच और आई। एच पार्ट लिखना है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो मेरे भाई एक बात बताओ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। टोटल एक एटम है तो 1 एटम है, उसका मास कितना हो जाएगा, एक एटम का मास। अरे एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर करते हो भैया? यस सर। अपॉन ए क्यूब। फिर से सुनो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मोल, एक मोल कोई चीज होती है तो उसका मास कितना होता है, एटॉमिक मास के बराबर। लेकिन एक एटम है तो एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर Na नंबर ऑफ एटम्स होते हैं तो उसका मास होता है एटॉमिक मास। एक एटम होगा तो एटॉमिक मास अपॉन Na, तो 1 एटम है और ये डिवाइडेड बाई ए क्यूब, मतलब ये क्या होता है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, ये कर दिया।
पैकिंग फ्रैक्शन होता है आई पार्ट। तुम लोग 12th पास में हो, जानते हो, फिर भी हम इसको बता रहे हैं कि रिवाइज हो जाए। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपने क्यूब लिया हुआ है, इसके कॉर्नर पे एटम्स हैं, तो बीच में खाली जगह है, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ, मतलब जो स्पेस है ऑक्युपाइड बाय एटम्स कितना है, परसेंटेज उसका बताना है आपको। 70। तो आप क्या करोगे कि भैया बॉल्स ने जितना ऑक्युपाई किया है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम क्यूब का, तो और टोटल कितना है वॉल्यूम, ए क्यूब है ना, फ्रैक्शन है तो 1 से छोटा आएगा। अब बॉल्स ने कितना ऑक्युपाई किया है, एक बॉल है और उसका वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर क्या जानते हो 2r इज इक्वल टू ए, तो ए कट जाएगा, इससे आ जाएगा आपका जो भी आता है 50 60 54 जो भी है 52%। सर नीचे ए क्यूब होगा। ए क्यूब होगा, गलती हो गई, ए क्यूब वॉल्यूम है ना। सब कुछ समझ में आ रहा है भैया, कोई गलती तो नहीं इसमें, सबको समझ में आ रहा है दोस्त। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो पैकिंग फ्रैक्शन आपको पता लग गया और डेंसिटी पता लग गई। लेकिन अभी कोई बोले सर नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, कितनी डिस्टेंस पे होंगे, नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होंगे वो कितनी डिस्टेंस पे होंगे, ये कैसे बताओगे? तुम लोग ऑफलाइन आया करो दोस्त, क्योंकि हमको इसमें ना बताने में बहुत टाइम लग जाता, नहीं तो मतलब इसमें हम समझा ही नहीं पाएंगे नियरेस्ट नेबर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर वाला। ऑनलाइन में ये चीज नहीं समझाई जा सकती भैया। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? यस यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। फिर भी बता सकते हो, इसको ट्राई कर सकते हो। Sir, 6. डिस्टेंस बता सकते हैं लेकिन नंबर Sir, 6 नहीं distance to होगा, A road to. 6 तो ये आ गया ना नियरेस्ट नेबर। अब जो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और डिस्टेंस और ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होंगे, ये 6 नहीं आएंगे, उससे ज्यादा कम। ज्यादा आ रहा है। 8 होंगे। जो डिस्टेंस ए रूट 2 है वो 12 आएंगे, वो आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तभी बताएंगे। और एक आएगा 8 डिस्टेंसेस, आप लोग थोड़ा सोच के आना, ठीक है दोस्त? क्योंकि अगली क्लास में अगर आप सॉलिड स्टेट समझना चाहते हो तो जब तक सॉलिड स्टेट चल रहा है हार्डली 2-3 क्लासेस एटलीस्ट आपको आना ही पड़ेगा, अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो। नहीं तो ऑनलाइन बैठे हो, मौज भी लेना चाहते हो, घर से निकलना भी नहीं चाहते हो, सॉलिड समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। यहाँ पे रहोगे तो हम थोड़ा सा मॉडल वॉडल या रूम में बैठा के इधर उधर दिखा सकते हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगली 3 क्लासेस या एटलीस्ट 2 क्लासेस आप लोग आओ जरूर, ठीक है भैया? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए फिर अब बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, इसको ट्राई करके आना, बाकी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आना नेक्स्ट क्लास में फिर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।